अल्लाह का शुक्र। नहीं, मेरे समझ नहीं आए। इट वाज एक्चुअली कोरोना प्रोटेक्शन थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लूज होते जा रहे हैं। कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। देखो, पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, पेपर पहले होते हैं, बंदे पढ़ते बाद में। नहीं ना दिल्ली। कल पेपर है और हम पढ़ना शुरू हो रहे हैं। ओके, नादेली, एक ही जुमला है, बेस्ट ऑफ लक। नादिली, आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे नादिली। अच्छा, मेरा पोस्टमार्टम छोड़ दें। मेरा पोस्टमार्टम छोड़ दें, चले आते हैं इसको। ओके, जी ठीक है, संभल कर देंगे। अच्छा, आप में से थैंक यू अदीब। मैंने नादिली, आप और करामत मुझे अगर आप मेल करेंगे ना क्लास के बाद, तो मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। आप उनको जरा उनको देख लीजिएगा, आप जरा आउटलाइन देख लीजिएगा जिन्होंने करना है सारा। अच्छा, इफ इट्स रियली इंपॉर्टेंट तो हम शुरू कर देते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूँ, बट इफ इट्स रियली इंपॉर्टेंट तो हम अनम्यूट कर देते हैं आपको। जी असफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसम जी असफर। जी सर, मैंने इसलिए अभी अनम्यूट किया खुद को क्योंकि एक क्वेश्चन जो सा था वो मैं चाह रही थी कि अगर आप आज का लेक्चर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कर सकें तो। सर, पास्ट पेपर में ना क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से हम करंट अफेयर्स के पेपर में क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, तो हम पोल साइंस के पेपर में वैसे करेंगे या मेथड डिफरेंट होगा? तो अगर आप आज का टॉपिक हमें इसके अकॉर्डिंग करवाते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। असफा देखिए, जो क्रिटिकल एवेल्यूशन का क्वेश्चन होता है वो सेम होता है तमाम फील्ड्स के अंदर, चाहे वो जेंडर में आए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, बिकॉज क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मेन थ्योरी क्या है और उसके काउंटर में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हाब्स, लॉक, रूसो ने कहा कि स्टेट जो है वो मैन मेड है, तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? डू दे एग्री विद दैट? तो सम ऑफ देम डू, सम ऑफ देम डोंट। आप कार्ल मार्क्स से हम बात करेंगे आज, कार्ल मार्क्स की स्टार्ट करेंगे। कार्ल मार्क्स पहला बंदा था जिसने एग्री किया कि लोगों ने बनाई थी स्टेट, बट दे डिडंट ही डिडंट एग्री कि जिस मकसद के लिए हाब्स, लॉक, रूसो कहते हैं, मकसद की बनाई थी, ऐसी बात मार्क्सिस्ट नहीं करते। तो आप क्रिटिक्स क्या कहते हैं? इट्स द सेम थिंग। ये तमाम करंट अफेयर में भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसे ही होता है। पॉलिसी क्या है, थियरी क्या है, और उसके बारे में क्रिटिक्स क्या कहते हैं। सर, इसमें हम अपना क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे और जो डिफरेंट क्रिटिक्स ने कहा है उनका भी लिखेंगे। एग्जैक्टली। यूजुअली आप अपना क्रिटिसिज्म क्रिएट करना इस बात मुश्किल काम होता है, तो बेहतर यही होता है कि किसी स्कॉलर का जो क्रिटिसिज्म है, जो बुक्स में लिखा होता है, बंदा उसी को ले लेता है। खुद से क्रिटिसाइज करना हो सकता है, हम चूंकि पॉलिटिकल साइंस के लोग नहीं हैं, तो वो बाज़ वक़्त हमारा क्रिटिसिज्म वो क्रिटिसिज्म होता नहीं है, लॉजिकल नहीं होता, हमें पता नहीं होता, बट लॉजिकल नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप बुक से पढ़ लिया। सर, मतलब कि जो हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स क्लास में डिस्कस करते हैं वही हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस में लिखेंगे। जी एग्जैक्टली जी। और बाकी सारा स्ट्रक्चर जिस तरह से हम करंट अफेयर्स में करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं, वैसे ही करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है सर, रेलेवेंस भी लिखेंगे इसमें फिर हम? अगर वो पूछेगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। वरना क्रिटिकल एनालिसिस में वरना रेलेवेंस नहीं आएगी। क्रिटिकल एनालिसिस में रेलेवेंस नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ठीक ठीक है लेकिन सर, बात थैंक यू। क्रिटिसिज्म इस बुनियाद पे भी हो जाता है ना कि ये इसकी थ्योरी जो है वो मॉडर्न दौर में रेलेवेंट नहीं है। क्रिटिसिज्म इस बुनियाद पे भी तो हम कर लेते हैं। जी जी सर, बिल्कुल वो बिल्कुल। उस सेंस में आ तो वो सकता उसका है। पार्ट बन जाता है, क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाता है। एग्जैक्टली, वो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी फजल, ऐसा ही है जो आपने लिखा है, ऐसा ही है। जी माहम, आपका सवाल मैंने पढ़ा था। जी माहम, मैं करूँगा। वो कोर्स के आखिर में एक लेक्चर रखूंगा जिसमें आपको मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल से बात करेंगे, तो मैं उसमें बहुत सी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ, बिल्कुल आखिर में जाके। नहीं नहीं, इकरा वो नहीं है इतने, मैं सॉफ्ट में दे दूंगा इकरा, मेरा दिमाग खराब है। ओके, चलते हैं जी कल मार्क्स पे। ये ठीक है, ऊपर चला गया। कार्ल मार्क्स
मेरी बुक जो है उसमें एमसीक्यूज जो आएंगे वो तकरीबन 150 पेजेस होंगे, सो दैट विल बी ह्यूज। ये भी बड़ा हो गया फिर, अब ठीक है। अच्छा, कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 शायद यही जरूरत थी। नो नो, एमसीक्यूज में। ओके जी, नॉट नाउ आतिफ, अभी नहीं, 1883। ओके, मॉर्निंग बैच के बच्चे जिन लोगों ने आज सुबह थोड़ा सा पढ़ा था, आई गेस कुछ बच्चों को याद होगा। कार्ल मार्क्स की हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था बायोग्राफी, और साथ में हमने बात की थी कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, और कॉन्टेक्स्ट हमने कर लिया था, लेकिन ब्रीफ ओवरव्यू कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने सिंपल कहा था दैट मार्क्स की जो थ्योरी है जिसको मार्क्सिज्म कहते हैं, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस ऑफ जर्मनी इन पर्टिकुलर एंड यूरोप इन जनरल। और वो जो यूरोप की कंडीशंस थी वो क्या थी? द कंडीशन वाज दैट मार्क्स ऑब्जर्व्ड हाउ द पुअर वर्किंग क्लास, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास was being exploited by the owners, industrial owners, जिनको capitalist कहा जाता है, and state was indifferent to the plight of those workers. जो वर्कर्स हैं उनके इश्यूज पे स्टेट वाज एब्सोल्युटली नॉट कंसर्निंग देमसेल्व्स, स्टेट इंस्टेड वाज साइडिंग विद द कैपिटलिस्ट ओनर्स, उनकी तरफ वो झुकाव था उनका, और मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन कैपिटल होता है उसको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। कैपिटल क्या होता है? उर्दू में तर्जुमा तो सरमाया होता है, मुझे ट्रांसलेशन ना बताइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल? सरमाए से क्या मतलब लेते हैं? एनीबॉडी? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रिसोर्सेज, ओनरशिप, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट। ओके, सिंपल है जी। यस, आप लोग ठीक करें, यू आर ऑल टॉकिंग वन वे अदर वे, आप इन चीज़ों को बिल्कुल ठीक बात करें। इट्स सिंपली मनी भी, इट्स सिंपली एनीथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, asset, anything that has a monetary value is called capital. ना आप ये जो जुमला है ना कैपिटल का, इस सेंस में ये मार्केट बिजनेस की डेफिनेशन है, बट जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल जिस चीज की भी मॉनेटरी वैल्यू हो उसको हम कहते हैं कैपिटल। मार्कर है, इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, 10 20 30 40 रुपए इट्स वैल्यू। अच्छा, बाय द वे, एक ज्यादा वैल्यू, आपसे वैसे पूछता हूँ, ज्यादा वैल्यू एक मार्कर की प्राइस की होगी या एक एप्पल फोन की होगी? पूछने वाला सवाल तो नहीं है, बट जानबूझ के पूछ रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल फोन की बात हो रही है। ओके, नाउ अगला सवाल, तो एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी या इंडस्ट्री की वैल्यू ज्यादा होगी या मार्कर बनाने वाली इंडस्ट्री की वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात उसकी होगी। इसका मतलब है हमें कैपिटल जो है, कैपिटल इंडस्ट्रीज में भी सेम नहीं होता। सो जो वैल्यू एडेड होती हैं कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, तो कैपिटलिस्ट जो है दे ओन द कैपिटल, दे ओन द वैल्यू। अच्छा, इसी तरीके से आपसे पूछूं, कैपिटल की वैल्यू एक लैंडलॉर्ड की ज्यादा होती है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट की ज्यादा होती है? जनरली, आमतौर पर डिपेंड करता है कौन लैंडलॉर्ड है कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है, बट जस्ट सेइंग
यूजुअली डिपेंड्स, लेकिन ट्रू, लेकिन मोस्टली हम इंडस्ट्रीज की टॉप जो बिलियनियर्स हैं दुनिया के अंदर, कैन यू नेम एनी वन ऑफ देम एज बीइंग लैंडलॉर्ड? नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि जो मोस्टली रिच लोग हैं दे आर मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, दे ओन ट्रू ना। उसकी शुगर मिले हैं, और शुगर मिले इंडस्ट्री कहलाती है, सिर्फ लैंडलॉर्ड नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। अच्छा, नवाशी साहब भी सेम तरफ। नाउ पॉइंट इज कि जो इंडस्ट्रीज हैं यूजुअली वहां पे कैपिटल ज्यादा होता है, दैट्स ट्रू। अब ऐसा ठीक कह रहे हैं, बट यूजुअली ऐसा होता है। कैपिटल इज एनीथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन क्या कैपिटल हमेशा मटेरियल होता है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इज इट ऑलवेज मटेरियल? नो। माई knowledge has a monetary value. My lectures have per hour monetary value, isn't it? Start खुद से करो ना। Ideas. Thank you. Okay. I cash my talent. I cash my skills. What about doctors? Doctors क्या करते हैं? They give an advice और साथ में उसकी मॉनेटरी वैल्यू। व्हाट अबाउट लॉयर्स? वकील हजरात क्या करते हैं? दे टॉक, और ये बोलने के पैसे मिलते हैं सॉर्ट ऑफ, उन्हें नहीं, झूठ नहीं मैं नहीं कहूंगा, बट दे टॉक। तो कहने का मकसद ये है, तो इट्स समटाइम्स, अच्छा जो कैपिटल का सोर्स है वो शायद मटेरियल ना हो, बट कैपिटल इटसेल्फ इज ऑलवेज मटेरियल। कैपिटल इट इज ऑलवेज मटेरियल। उसका सोर्स समटाइम्स मटेरियल होता है, समटाइम्स मटेरियल नहीं होता। सो माई नॉलेज has a monetary value. My knowledge is not material, but the kind of product that it is creating, monetary value, that is itself a material thing. इंजीनियर बच्चे ऐसे ही रहते हैं, इंजीनियर भी करते हैं ना, ऑटोकैड नक्शा बना के देते हैं, पैसे ले लेते हैं, काइंड ऑफ। मुझे नहीं पता आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो भी होते हैं, बट पॉइंट इज कि जो कैपिटल है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, बेसिक पॉइंट, दैट कैपिटल इटसेल्फ इज ऑलवेज मटेरियल। अब ये लफ्ज मटेरियल पे आ गया, अब मैं अगले लफ्ज पे करूं। मैं ना समय एक्सप्लेन कर रहा हूं ये इकोनॉमिक फाउंडेशन क्या होती है आसान लफ्ज में। सोर्स जो है, क्या मेरी मॉनेटरी वैल्यू का सोर्स मेरा नॉलेज है, जो कि मॉनेटरी नहीं है। मेरे पास मटेरियल चीज नहीं है, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन वो ट्रांसलेट हो रहा है रुपयों में। ऐसा ही है, माई नॉलेज इज ट्रांसलेटिंग इनटू मनी, विच इज इटसेल्फ अ मटेरियल थिंग। यूरोप में तो डॉलर्स और पाउंड होते हैं, बट how we define economics? एडम स्मिथ ने कहा था, economics is the study of wealth. उसकी बुक का नाम भी यही है, उसका नाम भी यही बुक का, मेरे ख्याल में एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, कुछ इस तरह का नाम है उसका, वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से उसकी बुक का नाम भी है। सो economics is the study of wealth. It's a science of wealth, शाह नज़र ने कहा। So this is again the same thing. इसका मतलब ये हुआ कि economics is material. Economics is about the capital. It's about the wealth, and it's about material things. अब यहाँ पे लफ्ज जब इकोनॉमिक फाउंडेशन कहते हैं, मार्क्स की थ्योरी है अबाउट कैपिटलिस्ट्स। मार्क्स की थ्योरी है, ये जो समझिएगा, अबाउट कैपिटलिस्ट्स। कैपिटलिस्ट कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा। और कैपिटलिस्ट ओन करते हैं कैपिटल को, एंड कैपिटल इज इकोनॉमिक्स, मटेरियल थिंग। इकोनॉमिक्स भी वेल्थ है, कैपिटल भी वेल्थ है, इट्स द सेम थिंग। नाउ इकोनॉमिक फाउंडेशन का लफ्ज यूज करते हैं, इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। Economics, according to Karl Marx, economics, thank you Nadir, he says that economics is economic factors कह लें या economics कह लें, they determine everything
economic factors determine everything that happens in the society. एक माशरे में कुछ भी हो रहा हो, anything that happens in the society is actually determined by or caused by the economic factors. Caused by the economic factors या material factors. दूसरे लफ्जों में हमारी सोसाइटी के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही हो, रिलीजियस डेवलपमेंट हो रही हो, वॉर्स हो रही हो, उसके पीछे जो फैक्टर्स होंगे वो मटेरियल फैक्टर्स होंगे. मटेरियलिज्म determines everything that happens in the society. इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, विच सिंपली मीन्स, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस सारे को. अभी इस सारे को एक्सप्लेन करेंगे. अभी मैं सिर्फ जुमला लिख पा रहा हूं. आई वुड एक्सप्लेन दैट. इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. मैं ये टर्म क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहा था? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कभी कभी आप टाइटल में आप रीडिंग पढ़े, ऊपर लिखा होगा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, फाउंडेशन की जगह लिखा होगा. तो मतलब एक ही है, मतलब यही है दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द फाउंडेशन, व्हिच मींस इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन और डिसाइड व्हाटएवर हैपेंस इन द सोसाइटी. कोई रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंज, दैट इज ऑल काइंड ऑफ डिटरमिन्ड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स. विशाल, मैं इकोनॉमिक फाउंडेशन लफ्ज को एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हाट डज इट मीन? मैं आपको एक क्या कहते हैं, शुरू में हाइपोथेसिस बता रहा हूं, फिर मैंने उस हाइपोथेसिस को एलैबोरेट करना है. मैं पहले एलैबोरेट करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं. सो लेट मी रिपीट दिस पॉइंट सिंपली. मैंने कहा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में बताया, कैपिटलिस्ट जो थे दे यूज टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. तो मैंने कहा कैपिटल किसे कहते हैं? सरमाए को कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज अ वैल्यू. इकोनॉमिक्स के मीनिंग भी हैं the study of wealth or capital. They are similar things. It are similar things. तो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, मतलब मैं मटेरियल चीजों की बात कर रहा हूं. ये सुन ले प्लीज. मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं. इकोनॉमिक्स इज द सेम एज मटेरियल थिंग. इफ इकोनॉमिक्स इज द सेम एज मटेरियल थिंग, देन इट मींस कार्ल मार्क्स ने जो लफ्ज कैपिटल यूज किया वो बेसिकली इकोनॉमिक्स का इक्विवेलेंट है, बिकॉज दोनों के मतलब एक हैं. इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू कैपिटल. दैट्स सिंपल. प्लीज टेल मी, यहां तक समझ आइए आप लोगों को. इकोनॉमिक फैक्टर्स आर अबाउट मटेरियल फैक्टर्स, अबाउट मनी, और ये चीजें भी इकोनॉमिक्स वाली चीजें. ओके, नाउ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. अगर दोनों एक चीजें हैं तो कार्ल मार्क्स ये कहता है, अब कार्ल मार्क्स का लफ्ज सुनिएगा, फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस डिबेट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. कार्ल मार्क्स ये कहता है माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, जी कैपिटल को इकोनॉमिक्स के सेंस में कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वैसे कार्ल मार्क्स ये कहता है दैट माशरे में कुछ भी हो रहा हो उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं. एवरीथिंग एंड एनीथिंग that happens in our society is caused by economic factors. अच्छा, अब इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है? मिशाल आप लोगों से पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा. व्हाट डज इट मीन बाय इकोनॉमिक्स? मटेरियल चीज. इट्स अबाउट कैपिटल, मनी, कैपिटल, वेल्थ. इट मीन द सेम थिंग. इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल या इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि माशरे में क्या होगा. कोई सोशल चेंज आएगी, कोई पॉलिटिकल चेंज आएगी, कोई चेंज आएगी, उसके पीछे फैक्टर होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर होंगे, मटेरियल फैक्टर होंगे. यस कायनात, थैंक यू. कैपिटल इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू वेल्थ इज इक्वल टू मटेरियल. इट्स द सेम थिंग. बट उसने जो कि कैपिटलिस्ट का लफ्ज यूज किया था और यहां पे हम इकोनॉमिक्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं. दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड. अब अगला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे भाई? आप लोगों में से पूछा लोगों ने, कैसे, हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन एवरीथिंग, या हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी. ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप में से किसी ने अगर पास्ट पेपर्स में से सवाल देखा हो
तो एक दफा सवाल आया था इस तरह से, उसमें लफ्ज यूज किया था मटेरियलिज्म, मटेरियल फैक्टर्स डिसाइड द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रोल ऑफ सोसाइटी, कुछ ऐसा का लफ्ज यूज किया था। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमने सर ने तो हमें इकोनॉमिक पढ़ाया था, मटेरियल चीज कहां से आ गई? बेसिक आइडिया भाई इकोनॉमिक्स मटेरियल ही होता है, इट्स द सेम थिंग। दैट वाज व्हाई आई हैड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट, कि पेपर में बाद का सवाल ये टर्म्स यूज हो जाती हैं इस तरह से। अच्छा, अब मेन पॉइंट, हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन, ये कैसे डिटरमिन करते हैं, ये फाउंडेशन में है क्या क्या, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट इन डिटेल्स। कार्ल मार्क्स ये कहता है, कार्ल मार्क्स सेज दैट इन एवरी सोसाइटी, in all times there is an economic foundation. आपको पता है, मैं बाकी जो 3 पॉइंट्स है ना इकोनॉमिक फाउंडेशन के बाद वाले पॉइंट्स हैं, आई वुड फिनिश इट इन 15 to 20 मिनट्स। इस पे मैं ज्यादा टाइम लूंगा, बिकॉज ये आपको समझ आ गई तो सारी मार्क्सिस्ट थ्योरी समझ आ जाएगी आपको। जी, द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ डिटरमिन्स, एग्जैक्टली इसी सवाल की वजह से मैंने ये टर्म यूज किया। असबा, थैंक यू असबा फॉर शेयरिंग इस पॉइंट की वजह से। अच्छा, कार्ल मार्क्स कहता है हर माशरे में कि हर वक्त में, तारीख में लेकर आज तक एक इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है। इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये इकोनॉमिक फाउंडेशन होती क्या है? व्हाट इज दिस इकोनॉमिक फाउंडेशन? कार्ल मार्क्स कहता है इसमें 2 फैक्टर होते हैं। देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस फाउंडेशन, 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। 1, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस ये आप बिना बताइएगा, चार्ट आप आखिर में इकट्ठा बना लीजिएगा। एक चीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर दूसरे पे आऊंगा। यस, एक दूसरे होते हैं, चलिए आपने बोल दिया तो मैं लिख देता हूं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये दूसरा एलिमेंट जी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए एक और दूसरा लफ्ज़ यूज करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन से मतलब यह है दैट दे इंक्लूड, कार्ल मार्क्स ने कहा दैट इंक्लूड्स द लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें कहलाती हैं and they are part of the factors of production. अच्छा, अब let me explain what does it mean by factor of production. किसकी प्रोडक्शन की बात हो रही है? Whose production are we talking of? कार्ल मार्क्स कहता है माशरे में, कि सोसाइटी के अंदर हर वक्त कैपिटल प्रोड्यूस होता है, सरमाया प्रोड्यूस होता है। उस सरमाया या कैपिटल की प्रोडक्शन में 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। वी नीड दीज 3 एलिमेंट्स, लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल। लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, ये 3 चीजें हों तो सरमाया प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगला सवाल, क्यों, कैसे? अच्छा, आप और मैं जिस माशरे में रहते हैं, हमारे लिए बड़ी आसानी है इस चीज को समझने के लिए। आपको पता है हमारे यहाँ रूरल एरियाज भी हैं, मैंने एग्जांपल एग्रीकल्चर की भी दी, मैंने एग्जांपल इंडस्ट्री की भी दी, मैंने दोनों की एग्जांपल दी। हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम भी है और सरमायादाराना निज़ाम भी है, इंडस्ट्रियलिज्म दोनों मौजूद है हमारे पास। अच्छा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, फर्ज करें इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मार्कर प्रोड्यूस करता है, एक मार्कर प्रोड्यूस करने वाला, तो उसको मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए, मार्कर की मॉनेटरी वैल्यू है, इट्स द कैपिटल, इसको प्रोड्यूस करने के लिए उसे वर्कर चाहिए, लेबर मतलब होता है मेहनत चाहिए, टेक्नोलॉजी का मतलब है नॉलेज चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए। भी ना हो, कैन यू प्रोड्यूस कैपिटल? नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा होता। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी, लोहा जमीन के नीचे सदियों से है और इंसान को पता है कि नीचे जमीन के अंदर लोहा मौजूद है, लेकिन वो जो लोहा है उससे तलवार बनाने का तरीका तो हमें आता था, लेकिन उससे हमें टैंक बनाने का तरीका नहीं आया। We didn't have the technology, the knowledge through which we could produce something. The lack of knowledge of it, पता ही नहीं था। आज
पानी मौजूद है, हमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा बहुत जो पता है, आज से 100 साल बाद शायद लोग ऐसे पानी से चीजें निकालेंगे जो हमें पता ही नहीं होगी, वी वोंट बी इवन नोइंग इट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं टू प्रोड्यूस एनी मटेरियल थिंग। क्या एग्रीकल्चर में भी ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं? आई डोंट नो, मे बी पानी से न्यूक्लियर बम बन जाए, हाइड्रोजन बम बन जाए, वी डोंट नो। क्या एग्रीकल्चर में ये तीनों चीजें चाहिए? अच्छा चले, एग्रीकल्चर का कैपिटल क्या होता है? एग्रीकल्चर में कैपिटल क्या होता है? क्रॉप, फसलें जो उगती हैं, लैंड नहीं, फसलें जो उगती हैं, जो फसल होती है उसको हम कहते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं वो कहलाती हैं कैपिटल। अच्छा, वैसे मिसाल दूं आप छोटी सी, पता नहीं आप लोग जो गांव से वो ज्यादा समझते होंगे, लैंड तो सहरा की भी लैंड होती है, उसकी वैल्यू में और जो वो होती है फर्टाइल लैंड है, दोनों की कीमत में फर्क होता है। वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? हुज कैपिटल इज मोर? जहां पे क्रॉप्स होती हैं। क्यों भाई? क्रॉप्स होती हैं इसलिए होती है, सॉर्ट ऑफ बेसिक आइडिया। सो फर्टाइल लैंड की, बिकॉज वहां से आप क्रॉप, तो बेसिकली क्रॉप जो है ना वो आप प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल। जिस तरह ये फैक्ट्री की प्रोडक्ट है तो जमीन की प्रोडक्ट है, और जमीन की प्रोडक्ट क्या है? वो क्रॉप्स है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब एक क्रॉप उगाते हैं, डू यू नीड वर्क ऑन दैट, या खुद ब खुद ही सारा काम हो जाता है? वी ऑल नीड वर्क ऑन दैट, उसे वर्क चाहिए होता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। कैन यू प्रोड्यूस अ क्रॉप without any technology or knowledge? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। आपने चावल की फसल में गंदम जितना और गंदम में चावल जितना पानी डाल दिया तो आपको लगता है कि आपके साथ ठीक ही होगा? Obviously not. So we need knowledge of it. आखिरी चीज, रॉ मटेरियल, we need seeds, we need fertilizers, some kind of natural fertilizer or something. तीनों चीजें, चाहे कैपिटल किसी भी मोड का हो। अब मैं लास्ट करो मोड ऑफ प्रोडक्शन, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, यू नीड दीज थ्री थिंग्स: लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल। यू नीड ऑल ऑफ थ्री। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? आए जरा यूईटी वाले जरा समझाएं मुझे जरा प्लीज, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मशीनरी को कहते हैं। टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्नोलॉजी है बेसिकली नॉलेज, इसे डिराइव फ्रॉम टेक्निक, स्किल, नॉलेज। तो इट्स द सेम थिंग इकरा। टेक्नोलॉजी इज टेक्निक एंड टेक्निक इज नॉलेज, इट्स सिंपल। अच्छा, ये शुक्र है आप लोगों ने जवाब दे दिया, वरना तो अक्सर इंजीनियर जवाब ही नहीं देते, उनको समझ नहीं आती टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। गुड। नाउ द पॉइंट इज, ये चीजें हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बताया मोड ऑफ कैपिटल कोई भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हो रहा हो या इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा हो, ये फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये बात तय हो गई। उसने कहा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस आर क्रिएटेड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जब कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता है, इन एलिमेंट्स को मिलाकर कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। और वो क्या रिलेशनशिप डेवलप होते हैं? कार्ल मार्क्स ने कहा वो है रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस, ओनर्स एंड वर्कर्स। ओनर्स और वर्कर्स के दरम्यान में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, क्लासेस बन जाती हैं दो, ओनर्स एंड वर्कर्स। ओनर्स को उसने कहा बोर्जुआजी, और वर्कर्स को कहा प्रोलेटेरिएट्स। ओनर्स को टेक्निकल टर्म है, मैं इतना यूज नहीं करना चाह रहा, यहां पे कोई ना कोई लिख देगा। बोर्जुआजी ओनर्स को कहते हैं, और वर्कर्स जो हैं दे आर कॉल्ड प्रोलेटेरिएट्स। दोनों लिखती हैं जी, कायनात ने भी ऊपर, अमन ने भी। तो बोर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट्स, मैं आसानी के लिए यहां पे ओनर्स और वर्कर्स। दूसरा लफ्ज ओनर्स
जो एक ने ऊपर लिखा, कमांड एंड वर्कर्स ओबे, ओनर्स आर द मास्टर्स, वर्कर्स आर लाइक द स्लेव्स. They're not slaves, but they are like slaves. Command and obey. अगली चीज, owners are called haves, workers are called have nots. Owners को haves क्यों कहते हैं? What they have, जिसकी वजह से उनको haves कहा जाता है. Capital, absolutely. They own the production capital process. वो capital को own करते हैं, और workers के पास capital नहीं होता या बहुत minimum capital होता है. That's why they are workers. That's simple. They're very simple terms. Okay. यहां तक चीज क्लियर होगी. फैक्ट देखिए ना, जब ओनरशिप कैपिटल प्रोड्यूस होगा, एक बंदा ओन करेगा, एक बंदा हेल्प करेगा उसकी ओनरशिप में. वर्कर लेबर वाला रोल प्ले करेगा, वर्कर अपनी नॉलेज यूज करेगा और ओनर के कैपिटल में इजाफा करेगा. अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, ये कार्ल मार्क्स ने भी सवाल पूछा था, कार्ल मार्क्स ने उसको रिलेट किया था. ओनर, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनर कैपिटल ओन क्यों करना चाहता है? व्हाई ही वांट्स टू मैक्सिमाइज और इंक्रीज द कैपिटल, एंड व्हाई वर्कर हेल्प्स हिम? पावर 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 पावर, वेल्थ वेल्थ वेल्थ. लेट मी यूज जी, ठीक है, आपका जवाब अपने का बेदुरुस्त होगा, मैं इसको और तरह से लेता हूं. कार्ल मार्क्स ने ये नहीं कहा. कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स की सुनिएगा जी, कार्ल मार्क्स ने कहा यूज द डार्विन थ्योरी है. डार्विन की थ्योरी, एवोल्यूशन की थ्योरी में वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फॉर द स्टेबिलिटी नहीं इकरा, सर्वाइवल ऑफ द बोथ क्लासेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और डार्विन ने तो यूज किया था तमाम स्पीशीज में, फॉर ऑल द स्पीशीज, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि ओनर्स को लगता है दैट इफ दे हैव द कैपिटल दे विल बी फिट टू सर्वाइव, एंड नॉट जस्ट फिट टू सर्वाइव, द मोर द कैपिटल दे हैव. तो अमन ने जो लफ्ज यूज किया, द मोर द कैपिटल दे हैव, दे कैन यूज दैट capital not only to survive but also to control. जितना सरमाया ज्यादा होगा उतना 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 सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे और उतना यू कैन कंट्रोल अदर्स. एग्जैक्टली, इंक्रीज कंट्रोल, वो एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा सारा. नाउ दिस इज व्हाई ओनर्स नीड टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल. डार्विनिज्म, मैंने कहा था डार्विन से इन्फ्लुएंस होता, सोशल डार्विनिज्म, शाफे, अच्छी टर्म यूज किया आपने, यू कैन यूज दैट. वर्कर्स क्यों काम करते हैं उसके लिए? वर्कर्स क्यों उसकी हेल्प करते हैं? व्हाई वर्कर्स हेल्प हिम? व्हाई दे एग्री टू ओबे? उनका भी सर्वाइवल, बिकॉज दे ऑल्सो नीड पार्ट ऑफ द कैपिटल टू सर्वाइव. It's like survival. It's a world where everybody wants to survive. They have no other means through which they can survive. उनको नीड चाहिए, उनको खुराक चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए. They want survival. So, and thank you Zara, very important point, because workers have no other means to survive than to offer their labor to the owner. वो एक ही जरिए से सर्वाइव कर सकते हैं, अगर अपनी लेबर बेच दें, अपनी मेहनत को बेच दें उस मालिक को, और उसके बदले में मालिक उनको कैपिटल में से एक शेयर देगा और कहेगा ये रख लो, और उससे आप सर्वाइव करेंगे. देखिए, इसको अगर मैं ज़रा वाले पॉइंट को जरा दूसरी तरफ से लेके जाऊं, अगर एक लेबर अपने ही घर में काम करेगा उसे कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा. किसी मालिक के लिए काम करे उसे कैपिटल मिलेगा. वो अपने घर में गड़ा खोता रहे खोता रहे खोता रहे, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उसे सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिलना. ही नीड्स मनी, एंड टू गेट द मनी ही नीड टू वर्क फॉर समबडी एल्स. उसको दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा, और उससे पैसे जो आएंगे उससे उससे वो सर्वाइव कर सकता है. ही कैन बाय फूड, ही कैन टेक मेडिसिन्स, ही कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. इट्स सिंपल. नाउ कार्ल मार्क्स सेज, ये इस पॉइंट को एक दफा आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, कार्ल मार्क्स सेज
that owners need capital to survive, taking the Darwin's theory of survival of the fittest, and workers also need the same thing. This is same. कार्ल मार्क्स कहता है कि these owners with their capital, they not only own the workers, they own the labor, technology and raw material. They own everything. They own the economic foundation. Resources इसको आप कह सकते हैं exactly. Owner controls the resources because he has the capital. Workers को own करता है. कार्ल मार्क्स says, अब ये कार्ल मार्क्स की लफ्ज़ है, वो कहता है that owner ये नहीं, जिसको हम कैपिटलिस्ट कह सकते हैं, the one who owns the capital, bourgeoisie कह सकते हैं, those bourgeoisies, those owners, in order to maximize the chances of their survival, the owners in order to maximize the chances of their survival, owners in order to maximize their capital and their profits, profit भी capital ही है, maximize their capital and in order to control the workers and in order to control the resources, इस सारे कंट्रोल के बजाय अगर मैं एक लफ्ज यूज करूं, the owners in order to maintain their hegemony in the foundation, hegemony का मतलब वही होगा ना, controlling workers, controlling raw material, controlling technology, controlling their owning capital. In order to continue and maintain their hegemony in the foundation, the owners create a superstructure. Owners अपनी hegemony को continue करने के लिए एक superstructure बनाते हैं. ये superstructure क्या है? They आसान लफ्जों में in order to control and survive, they establish different institutions. अपनी मदद के लिए, ताकि उनकी हेजेमनी कायम रहे, यहाँ पे कंट्रोल कायम रहे, वो कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. उन इंस्टीट्यूशंस को वो कहता है कार्ल मार्क्स सुपरस्ट्रक्चर. सुपरस्ट्रक्चर कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उसने? कार्ल मार्क्स ने कहा उसने बना दिया स्टेट, उसने बना दिया लॉ, उसने बना दिया रिलीजन, उसने बना दी आइडियोलॉजी, उसने बना दिया कल्चर. लॉ, यस, लॉ, स्टेट, रिलीजन, गवर्नमेंट्स, ये सारी चीजें उसने बना दी. इट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर. इमारत कह लें उसको, बिल्डिंग कह लें. एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड बाय द ओनर. और वो किस लिए किया? ताकि ये, अगर ये सारी चीजें ओनर ने बनाई हैं, does he agree with the concept of divine religion? वो कहता है डिवाइन रिलीजन नहीं होता, ये ओनर्स ने बनाया है ताकि लोगों को, वर्कर्स को कंट्रोल किया सके. बड़ी वेल नोन फ्रेज है. उसने कहा था रिलीजन इज लाइक एन, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, बट रिलीजन, ही इक्वेटेड रिलीजन विद ओपियम, जो दी जाती है वर्कर्स को. उसके लफ्ज़ हैं, अच्छा मेरे नहीं है, प्लीज मुझे कुछ ना कहिएगा. ही कॉल्ड रिलीजन एज एन ओपियम फॉर द पीपल, ओपियम ऑफ द मासेस. वर्ड्स एग्जैक्ट नहीं है, वर्ड्स उसके जो भी होंगे, बट ही कॉल्स इट. अच्छा, इसी तरीके से वो कहते हैं स्टेट. अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को सही आना चाहिए जवाब. कार्ल मार्क्स के नजदीक स्टेट आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? Exactly, it's man-made. It's man-made. This is his idea of the state. He claims that religion is man-made, state is man-made, law is man-made. Capitalist में चले, capitalist man ही हो गया वैसे by the way, but this is what it is. यहां तक चीज क्लियर? यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? Okay. सवाल पूछें, नहीं क्लियर तो पूछें, जल्दी पूछें, क्योंकि मैं क्लियर करूंगा तो मैं आगे चलूंगा.
जी अनम पूछे 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 सवाल पूछे, क्वेश्चन को छोड़े कोई बात नहीं, क्वेश्चन आगे चला गया हम। जी जी ओके, कंफ्यूज तो खैर हो गया। हाउ कैन रिलीजन हेल्प ऑनर्स? अनम एक छोटी सी मिसाल दूं आप प्लीज। अच्छा ये मिसाल प्लीज इसको मिसाल तक रखिएगा, मेरा ओपिनियन नहीं है। अच्छा ये उसने मिसाल दी भी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ वो कहना चाह रहा है, आइडिया उसका है, अल्फाज मेरे होंगे प्लीज। मैं मुझे डर भी लगता है ना मेरी बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। सो वो कहता है, मिसाल देता हूँ अनम, जब कहता है वर्कर्स को जब कंट्रोल करता है, यस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जब वर्कर्स को कंट्रोल करता है तो उन्हें मजहब का सहारा देता है। मिसाल के तौर पर उनको कह देगा कि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए आखिरत ही सब कुछ है। वो कह देगा दुनिया में अगर तुम्हें गुर्बत आई है, तुम्हारे लिए मुसीबतें आई हैं, तो फिर सुकून कब्र में है। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली ये सुकून कब्र में है, दुनिया में कुछ नहीं है। अमीरी गरीबी अलग से है, कोई बात नहीं, और वो साल में एक बार रिस्क तय हो जाता है, जो तुम्हारा रिस्क था वो तय था, उतना रिस्क आके चले गए। मौत आई थी, बस ये नहीं पूछेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया था या नहीं लगवाया था उसने, इंडस्ट्रियल ओनर है, बल्कि उससे कहेगा बस टाइम पूरा हो गया था तो मर गए सारे। वो इस तरह की चीजें, इस तरह की समझ आ रही है इस बात की? ट्रू अनम, इलॉजिकल, बट ऐसा होता है, दैट हैपेंस इन आवर सोसाइटी। गरीब लोग नहीं करते, द पीपल आर नॉट साउंड इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ टू थिंक बियॉन्ड दैट आइडिया, और ऐसा होता है। अच्छा सो दिस इज वो कहते हैं तमाम चीजें इन्होंने बनाई हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, और भी एक छोटी सी एग्जांपल और भी दूंगा आपको। अच्छा मेरा पॉइंट ये है, यस ट्रू दानियाल ट्रू। अगला सवाल ये है, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा, और ये आप सोशली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा देयर आर टू फैक्टर्स, सुनिएगा जरा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर टू फैक्टर्स दैट ब्रिंग चेंज इन द सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर में जब चेंज आती है तो दो वजह से आती है, दो फैक्टर्स की वजह से। अब ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, अब दो फैक्टर्स कौन से हैं? कहते हैं अच्छा सुपरस्ट्रक्चर में चेंज से मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर स्टेट में डेमोक्रेसी आ जाए, स्टेट में मोनार्की आ जाए। हमने पढ़ा था ना बेंथम की दफा, लॉक की दफा, एक बादशाह को सपोर्ट कर रहा था, एक डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था। बादशाह हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, इनडायरेक्ट, स्टेट में कोई चेंज आए, रेवोल्यूशन आ जाए, कोई भी लॉ चेंज हो रहे हों, रिलीजन के बाद एक के बाद दूसरा रिलीजन, दूसरे के बाद तीसरा रिलीजन, तीसरे के बाद चौथा रिलीजन, और फिर रिलीजन के अंदर वेरिएशंस, कहीं पे एक्सट्रीमिस्ट, कहीं पे फंडामेंटलिस्ट, कहीं पे लिबरल, कहीं पे मॉडरेट, कोई भी चेंज आ रही हो यहाँ पे, कल्चरल चेंज, आइडियोलॉजिकल चेंज, रिलीजियस चेंज, लॉज चेंज, स्टेट चेंज, कोई भी चेंज आती है जब सुपर स्ट्रक्चर में, अगर कल्चर चेंज हो, इनमें से कोई चीजें चेंज हो, नहीं कल्चर इज नॉट ऑलवेज द सेम। अरवा आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनके जमाने का कल्चर और हमारा कल्चर सेम है, हम जिस टाइम पे रह रहे हैं, इट्स नॉट द सेम। पाकिस्तान का कल्चर और इंडिया का कल्चर क्या सेम है? इट्स नॉट द सेम। कल्चर आल्सो चेंजेस, एवोल्यूशन भी होता है, एक रीजन के अंदर भी होता है और रीजन टू रीजन वेरी भी कर रहा होता है सॉर्ट ऑफ। कल्चर इज ऑलवेज डायनामिक, एवरीथिंग चेंजेस। कार्ल मार्क्स से कहता है अगर कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, लॉज चेंज होते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज आती है इन चीजों में, तो उसकी दो वजह हैं, दो फैक्टर्स की वजह से चेंज आती है। पहला फैक्टर, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन। चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड चेंज हो जाए। मोड से मतलब है ये चीजें चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर आप एक ज़माने में एग्रीकल्चर से कैपिटल प्रोड्यूस करते थे, फिर आपने इंडस्ट्री डेवलप की, आपका रॉ मटेरियल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेबर चेंज कर दी, वही जो खोदते थे नीचे ज़मीन को डाल के, पानी दिया करते थे, उसमें मेहनत किया करते थे, अब मेहनत करते हैं सूट बेल्ट पहन के, अब मेहनत करते हैं, मशीनें चलाते हैं, मशीनें ऑपरेट करते हैं।
चेंज हो गया। नॉलेज जो पानी देने का था अब वो मशीनों को चलाने का नॉलेज आ गया। सो यू चेंज द टेक्नोलॉजी, यू चेंज दीज थिंग्स, आप प्रोडक्शन का मोड चेंज कर देते हैं। पहले एग्रीकल्चर में कैपिटल प्रोड्यूस करते थे, अब जाके आप इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझ आता है? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन? तरीका, मेथड, वे, जिस तरीके से कैपिटल प्रोड्यूस किया था उसमें चेंज। सिंपल। अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दें, यहां पे चेंज आना शुरू हो जाती है। अब जरा मिसाल पूछूंगा आपसे और आप लोग प्लीज हेल्प कीजिएगा। लड़के भी पार्टिसिपेट करें, कम करते हैं लड़के पार्टिसिपेट, आप भी पार्टिसिपेट किया करें प्लीज। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में रूरल कल्चर, वहां पे मोस्टली मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इज इट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल? रूरल में इट्स मोस्टली एग्रीकल्चर, और अर्बन एरियाज में मोस्टली सर्विसेज है या इंडस्ट्रियल है? मोस्टली अर्बन एरियाज के अंदर सर्विसेज भी तो इंडस्ट्री के सेंस में आती है। अच्छा, क्या अर्बन और रूरल कल्चर सेम है? व्हाई इट्स डिफरेंट? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? कार्ल मार्क्स कहता है, कल ये तो कार्ल मार्क्स ने कहा ना, उसने कहा मोड चेंज करें प्रोडक्शन का, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करें, कल्चर चेंज हो जाता है। अच्छा, चलें फर्ज करें एक बंदा गांव से शहर आता है, अगर वो गांव से शहर आता है, डज ही वियर द सेम ड्रेसेस? हम नहीं कहते बंदा चेंज हो गया, सॉर्ट ऑफ ही गेट्स चेंज्ड, जीन्स आ जाएगी, शर्ट्स आ जाएंगी, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, सॉर्ट ऑफ इट गेट्स चेंज्ड। अच्छा, पर लग गए, हाँ ये कह लें सॉर्ट ऑफ। अच्छा, अगला सवाल, क्या उसकी लैंग्वेज स्टाइल वगैरह चेंज हो जाता है या सेम होता है? एवरीथिंग गेट्स चेंज। कल्चरल नॉर्म्स, खाने पीने की हैबिट्स, व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, यू नो, एवरीथिंग ऑलमोस्ट गेट्स चेंज। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, दैट्स ट्रू सर। अच्छा, अगला सवाल, क्या आपसे पूछ रहा हूं, अर्बन एंड रूरल पीपल, डू दे हैव द सेम व्यू ऑन रिलीजन? क्या दोनों का रिलीजन के बारे में व्यू सेम होता है? Which one is more religiously conservative? Again, कभी सोचा क्यों? Why? कार्ल मार्क्स ने कहा मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर देता है। अब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन क्यों चेंज करता है, मैं भी इस पे बाद में आऊंगा। आखिरी चीज मार्क्स नहीं मिला उन्हें, ट्रू। अच्छा, आखिरी सवाल, गांव वाले इतने भी सादा नहीं होते थे, वैसे बना हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या वैसे आपसे पूछा, आप ओपिनियन दीजिएगा, इज अर्बन कल्चर मोर डेमोक्रेटिक और रूरल कल्चर इज मोर डेमोक्रेटिक इन पाकिस्तान? आपके इलाके में पूछ रहा हूं। रूरल कल्चर अगर इतना ज्यादा होता है तो रूरल कल्चर, डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन ना दिखेगा। रूरल कल्चर से मतलब ये है, क्या गांव में बैठे हुए लोगों को परमिशंस होती हैं टू टेक डिसीजंस ऑन देयर मैटर्स रिलेटेड टू देमसेल्व्स? हाँ, तो अर्बन कल्चर इज मोर डेमोक्रेटिक वहां पे। और चौधरी सबको तो छोड़े, घर वाले नहीं मानते गांव में जाके बात, तो सॉर्ट ऑफ ऑब्वियसली हम जनरलाइज कर रहे हैं, वी आर जनरलाइजिंग दैट्स ट्रू। तो पॉइंट इज कि देखिए, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैं आपको समझा रहा हूं। टेक इट ए ग्लोबल एग्जांपल। दुनिया में मोस्टली जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, क्या आर दे मोस्टली डेमोक्रेटिक या इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स आर मोर डेमोक्रेटिक? ऑलवेज क्लास में यूज नहीं कर रहा, जनरलाइज कर रहा हूं सर। यस, देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दें एक जमाने में। अगर आखिरी सवाल सुनिएगा प्लीज, क्या यूरोप में ये इत्तेफाक की बात थी? अब जरा और सुनिएगा मेरा सवाल डायरेक्ट इसमें, इज इट
Is it coincidence that when Europe was being industrialized, it was also shifting power towards people और democracy develop हो रही थी? Was it not happening almost the same way, same time? It was happening almost simultaneously. एक बुक है, कभी आपको मौका मिला तो पढ़िएगा. If you really are interested in Marxist ideas और खासकर मार्क्स जिस बात को उठा रहा है, वो बुक का नाम है The Great Transformation. The Great Transformation, written by Karl Polanyi. कार्ल पोलियानी की बुक है. कभी आपको फर्क टाइम मिले पेपर्स के बाद तो आप इसको पढ़िएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थीम. और उसने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, कैसे एग्रीकल्चर मोड से इंडस्ट्रियल मोड की तरफ शिफ्ट आया और उसके क्या इंपैक्ट्स आए, सोशल इंपैक्ट्स. यस, कार्ल पोलियानी की एग्जैक्टली. That's true, Amazon. Absolutely, absolutely. That's called modernization theory. That's what modernization theory is, which is, by the way, challenged, but still it's a theory. Now, point is, mode of production change करें कार्ल मार्क्स, उसने कहा सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है. आखिरी जुमला बोल रहा हूँ क्यों चेंज हो जाती है, जो उसने नहीं कहा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसने नहीं कहा मैं एक्सप्लेन करूँ. देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी. एक लैंड ओनर है, लैंड लॉर्ड है, उसने किसान से खेतों में काम करवाना है. अगर उसने किसान से खेतों में काम करवाना है, कैन ही अलाउ हिम टू हैव अ ड्रेस कोड जिसमें टाई और सूट वगैरह होंगे? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट. वो तो उसे एक खास किस्म का गेटअप चाहिए. कैन ही लाइक टू हैव अ पर्सन डूइंग आर्ट दैट मड वर्क एंड ही इज हाईली एजुकेटेड वन? नहीं चाहिए उसे ऐसा बंदा. ठीक है, लेकिन क्या एक इंडस्ट्रियल ओनर को कैसा बंदा चाहिए? डज ही नीड एन इलिटरेट मैन और अ स्किल्ड मैन? उसको स्किल चाहिए. अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल ओनर है, इंडस्ट्रियल ओनर है, उसे आप सूटेड बूटेड चाहिए या आप देसी ड्रेस में चाहिए? आप उसे सूटेड बूटेड चाहिए. क्यों? वेल प्रेजेंटेड. यू शुड बी प्रेजेंटेबल. आपने अपने ग्राहक देखने हैं. यू नीड टू बाय द काइंड ऑफ पीपल. हम नहीं कहते ऑफिस में जाओ, ऑफिस का एक ड्रेस कोड होता है. ये कोड कोई नहीं होता. दिस इज नॉट एक्चुअली कोड. यस मिशाल, एग्जैक्टली. ये बेसिकली देखिए, ओनर के मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा. एग्रीकल्चर में ओनर के इंटरेस्ट कुछ और हैं और जो इंडस्ट्रियल ओनर है उसके इंटरेस्ट कुछ और है. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम, एक ओनर चेंज होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सोसाइटी का कल्चर चेंज होना चाहिए. जो लोग इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए काम करने वाले हैं उनका कल्चर कुछ और होना चाहिए, और जो रूरल एरियाज में जो लैंडलॉर्ड के लिए काम करते हैं उनका कल्चर कुछ और होना चाहिए. बिकॉज इफ ही डज नॉट चेंज द कल्चर, ही विल नॉट गेट द गुड वर्कर्स. उसके लिए वर्कर्स अच्छे तो नहीं होंगे. ही नीड्स टू चेंज देम. इसीलिए तो लैंडलॉर्ड्स की अपनी फैमिलीज तो बड़ी लिबरल होती हैं, लेकिन उनके फार्मर्स हमेशा कल्चरली पुअर होते हैं. क्या ऐसा नहीं होता? इंडस्ट्रियल जो लैंडलॉर्ड की अपनी फैमिलीज होती हैं, दे आर लिबरल. वो उस पे कोई रूल अप्लाई नहीं करते, वर्कर्स पे अप्लाई करते हैं. That's again an example. Now, one more point. कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो ओनर है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर, फॉर हिज ओन पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मटेरियल इंटरेस्ट, कैपिटल के इंटरेस्ट, ही चेंजेस कल्चर, आइडियोलॉजी, रिलीजन, लॉ, स्टेट. ये पहला फैक्टर है. दैट्स ट्रू दानियाल. दिस इज व्हाई द चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है तो जो ओनर्स हैं उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, और उतने इंटरेस्ट चेंज होते हैं सो दे ब्रिंग चेंज इन स्टेट, लॉ, रिलीजन, आइडियोलॉजी, कल्चर एक्सेट्रा. तो वो सारों को चेंज कर देते हैं, और नई चेंज जब आती है वो उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए होती है. इट्स फॉर देयर इंटरेस्ट, नॉट फॉर अ कॉमन मैन. अब वो, मैं अगर जुमला उसका लफ्ज तो नहीं है, तो हमारे यहाँ जब बंदा खेतों का काम छोड़ के फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है, उसको लगता है कि उसने ड्रेस अच्छा पहनना शुरू कर दिया तो वो ज्यादा अमीर हो गया है. वो अमीर नहीं होता, वो एक गुलामी छोड़ के दूसरी गुलामी में जा रहा था. ही इज चेंजिंग ओनली द function only, but he is not changing his being slave.
उसकी स्लेवरी मौजूद रहती है सॉर्ट ऑफ. दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज सेइंग. मोड ऑफ गुलामी चेंज हो जाता है. दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज. अच्छा, दूसरा फैक्टर. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि अर्बन कल्चर में हमारे यहाँ खास किस्म की सूट और टाई और ये ड्रेस कोड क्यों, फैशंस क्यों प्रमोट किए जाते हैं? बिकॉज अगर ये प्रमोट ना करें तो ये शर्ट बनाने वाला इंडस्ट्रियल ओनर कहाँ जाएगा? अगर मैं आम देसी शर्ट पहनूं, ये ना पहनूं, तो ओनर को प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो इट्स बेसिकली आई एम हेल्पिंग द इंडस्ट्रियल ओनर. हम जितने फैशन करते हैं, हम इंडस्ट्रियल ओनर को हेल्प कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. और वो इसको प्रमोट करता है. लिबरलिज्म, फ्रीडम, खवातीन को आज़ादी दें, मर्दों को आज़ादी दें, उनको जिस तरह की चीज़ें, माँ बाप को सख्ती नहीं करनी चाहिए, औलाद की मर्जी आज़ादी होनी चाहिए. और औलाद को ख़राब करने के लिए मीडिया बनाया हुआ है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, हमें कंपटीशन में लेकर जाते हैं, हम परचेज करते हैं. दैट्स व्हाई फैशन चेंजेस. दैट्स ट्रू. ये बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ओनर की रिक्वायरमेंट होती है. ये कार्ल मार्क्स कह रहा है. अच्छा, आगे चलते हैं. दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर इन विच, बिकॉज ऑफ विच द चेंज अकर्स. कार्ल मार्क्स ये कहता है, वो कहता है इफ देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स, अगर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो, if there is an effect or change in relations of production, then superstructure gets changed. अब ये कैसे होती है, इसको मैं शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट करें, वर्कर्स रिवोल्ट. वो कहें हमने काम नहीं करना, बिकॉज दे थिंक दे वांट मोर शेयर, दे वांट मोर मनी, दे वांट टू इंक्रीज देयर कैपिटल. वो अपना तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी राइट्स की डिमांड करते हैं. दे इंक्रीज द डिमांड्स, दे पुट प्रेशर ऑन ओनर्स. तो क्या रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएंगे? विल द रिलेशनशिप बी स्मूथ इफ दे रेज अप अगेंस्ट ओनर्स? नो. एक टेंशन बन जाएगी, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, ओनर्स क्या करेगा? एग्जैक्टली शाफे, ओनर क्या करेगा? वो अडॉप्ट करेगा. ओनर क्या करेगा? वो कहेगा ओके फाइन, लेट्स इंप्रूव द लॉज. लेबर लॉज ले आते हैं. लेट्स चेंज द रोल ऑफ द स्टेट. स्टेट को वेलफेयर स्टेट बना देते हैं. लेट्स चेंज, आपको रिलीजन को मॉडरेट बना. दे वुड ब्रिंग चेंजेस टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, or at least give an impression that we are doing it for their interest. वो स्टेट, लॉज, रिलीजन, आइडियोलॉजी, कल्चर इनमें चेंज कर लेता है. डेमोक्रेसी ले आएगा. वो डेमोक्रेसी के बाद वेलफेयर स्टेट ले आएगा. वो कहीं पे पार्लियामेंट्री, कहीं पे प्रेसिडेंशियल ले आएगा. वो कहेगा नहीं, अवाम के इंटरेस्ट इसमें सूट होते हैं. वो लॉ को चेंज कर देंगे, मिनिमम वेज रख देंगे, 15,000 रख देंगे, 16,000 रख देंगे, बढ़ा देंगे, 20,000 रख देंगे. सो दे वुड ब्रिंग चेंजेस. यस मिशाल, मैंने कहा ना, वो बनाए ही उन्होंने. कार्ल मार्क्स ने कहा ये बनाई उसने. दे हैव बीन क्रिएटेड बाय द ओनर. उनको चेंज करने की तो दूर की बात, उन्हें तो बनाया ही ओनर ने. सो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में अगर टेंशन आ जाए, तो इन ऑर्डर टू मैनेज द वर्कर्स, इन ऑर्डर टू कीप द वर्कर्स एज वर्कर्स एंड टू रिमेन हेजेमॉन, एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट पे फर्क ना पड़े, उनकी हेजेमनी पे फर्क ना पड़े, इन ऑर्डर टू मेक श्योर ऑफ दैट, दे देन अडॉप्ट एंड चेंज ओवर हियर. अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने सुपरस्ट्रक्चर. This is what he calls the entire debate of economic foundation, and this is what we call economic determinism. So economic factors, अगर आप गौर करें, माशरे में कुछ भी हो रहा हो, सोशल चेंज आ रही हो, रेवोल्यूशन आ रहा हो, डेमोक्रेसी आ रही हो, जा रही हो, कुछ भी हो रहा हो, this all is being caused by, ये सारा कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है? Who is controlling it? जी इकरा, एग्जैक्टली ये सारे का सारा कैपिटलिस्ट ओनर जो है उसको फायदा हो रहा है. और ओनर किस काम के लिए क्यों कर रहा है? व्हाई ही इज डूइंग इट? फॉर कैपिटल के लिए कर रहा है, सरमाए के लिए कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, जो अपना इंटरेस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट है उसके लिए. तो इज इट नॉट
the material objective to achieve which he is determining everything in the society. उसका इंटरेस्ट मटेरियल है. It's the material interest of the owner that is bringing all kind of changes in the society. This is called economic determinism. This is called material interest of the owners. Is it clear जी? मेरे ख्याल में मैंने इसको simplified form में किया था. I hope you understand that. जी. Okay. Fine. Let's move जी. जी चेंज किस में आ रही है हमजा? चेंज यहां पे आ रही है. ओनर का इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा. ओनर का इंटरेस्ट भी वही है. ओनर का इंटरेस्ट भी वही है और उसका इंटरेस्ट क्या है? अपने प्रॉफिट मेकिंग, कैपिटल ओन करना, कैपिटल मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा उसका इंटरेस्ट है हेजेमनी क्रिएट करना. डिटर्मिनिज्म में सेम चीज. डिटर्मिनिज्म का मतलब है, डिटर्मिन का लफ्जी मतलब होता है डिसाइड करना कोई चीज. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी. अभी आ रहे हैं सुमल, अभी आपकी बाकी चीजें और भी आएंगी. राफील, रिलीजन में चेंज कैसे आता है? देखिए मिसाल देता हूं. राफील, मैं अगर मार्क्सिस्ट का आइडिया बताऊंगा, अच्छा मेरा नहीं है प्लीज. मार्क्स ने कहा कि एक जमाने में तक क्रिश्चियनिटी चलती रही, फिर इस्लाम क्यों आया? उसके बकौल. अगर मार्क्स ने कहा नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं. उसके नजदीक क्यों आया होगा? नया रिलीजन क्यों आया होगा मार्क्स के नजदीक? बिकॉज ओनर्स के इंटरेस्ट चेंज हुए होंगे. अच्छा, उसने क्या कहा? एक रिलीजन में मिसाल के बार कैथोलिक्स में प्रोटेस्टेंट्स क्यों आए? उसके बकौल प्रोटेस्टेंट्स इसलिए आए बिकॉज ओनर के इंटरेस्ट चेंज होंगे. ये वो कहता है. ओनर्स ने एक नए किस्म का रिलीजन को आइडेंटिफाई क्रिएट किया होगा. सॉर्ट ऑफ ट्रू मिशाल, एब्सोल्युटली. दिस कॉल्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. एब्सोल्युटली. ओके ग्रेट. मैं इसलिए डरता हूं कि अल्लाह माफ करे, आपको पता है कि कितने टीचर बेचारे जेल में बैठे हुए. मैं इसलिए डरता हूं भाई, बड़ा डर लगता है मुझे. एनीवे, लेट्स इसको मैं रिमूव कर रहा हूं जी. कैन आई रिमूव दैट? ट्रू, अवैस, एग्रीड. फिर बिकॉज दे डोंट ओन मोर कैपिटल, द कैपिटलिस्ट ओन मोर कैपिटल. ओके, लेट्स मूव दैट जी. मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. ये पिक्चर जरूर बनानी है प्लीज. ये पिक्चर जरूर बनानी है लाजमी. बिकॉज अगर आप पिक्चर नहीं बनाएंगे तो पेपर में तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा. ये जरा लिखिएगा. जो हार्मन की बुक में बनी हुई है, मेरी बुक के अंदर भी बना हुआ है. ये दोनों में पिक्चर्स हैं. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट. दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. इट इज ये दूसरा है उसका सरप्लस वैल्यू. पहले मैं डिफाइन कर दूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. ओके, मैं डिफाइन कर रहा हूं, आप फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा जाकर. सरप्लस वैल्यू इज द additional profit. Surplus value is the additional profit, ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, that owner earns, additional profit which is the value of capital, additional profit earned by the owners by exploiting the workers is called surplus value. मैं रिपीट करता हूं. The additional profit, ब्रैकेट में लिखना है आपने वैल्यू, additional profit value bracket close earned by the owners or bourgeoisie by exploiting
the workers. Thank you, Anu. That's called surplus value. Now let me explain that. इसको जरा explain करते हैं. ये मार्कर है. इस मार्कर पे, इस मार्कर की कॉस्ट क्या आती होगी ये आप समझिएगा, फिर अपने अल्फाज में आप लिख लीजिएगा. फर्ज करें इस मार्कर पे कॉस्ट आती है 20 रुपीज. इस कॉस्ट में क्या चीजें होती होंगी जब मार्कर की कॉस्ट निकालते हैं? चलिए फर्ज करें 20 है. जी जी, ये अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बता रहे हैं. ठीक है जी. इस पे आती होगी, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी. फिर उसके बाद इसके अंदर आ जाएगी लेबर की कॉस्ट आ जाएगी. और उसके बाद बाकी चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की कर लें, टैक्सेस वगैरह, इन सब चीज़ों की कॉस्ट मिलाकर ये कॉस्ट होती होगी. ऐसा ही है, कॉस्ट इनपुट कॉस्ट कहते हैं इसको सॉर्ट ऑफ. ये प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, जितनी आ जाती है 20 रुपये आ गई सारी मिला के. अच्छा, ओनर ने इसमें से प्रॉफिट भी कमाना है. वो प्रॉफिट कितना कमाएगा? फर्ज करें वो बेचता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 30, तो प्रॉफिट कितना होगा उसको? प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपीज. अच्छा, अब जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं 10 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, चलें 50% हम ना. अगर फर्ज करें जी, फर्ज करें जो कॉस्ट हमने निकाली है, अगर ओनर चाहे कि मैं प्रॉफिट बढ़ाऊं, इफ एन ओनर वांट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट, वो 10 से करना चाहे फर्ज करें 12 रुपये, तो क्या करेगा? व्हाट शुड यू डू? इधर कट द कॉस्ट और इंक्रीज द सेलिंग प्राइस. दो ही ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन है उसके पास? या कॉस्ट डिक्रीज करेगा या सेलिंग प्राइस. ये दो मेन ऑप्शन हैं उसके पास. आज सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो कंपेटिटिव नहीं रहेगा. इफ इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट रेट बढ़ा रहा है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो कंपेटिटिव नहीं रहेगा, बिकॉज वो महंगी हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे, मार्केट में दूसरा बंदा सस्ता बेच रहा होगा, उसका बिकेगा नहीं, प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो ही वोंट लाइक टू इंक्रीज द प्राइसेस. वो कोशिश करेगा कि ना बढ़ाए. अच्छा, फिर कास्ट कम कर सकता है. दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस, कास्ट कम कर दे. अब ये आप क्वालिटी की बात करें, अब कार्ल मार्क्स किसकी बात कर रहा है? कार्ल मार्क्स ज्यादा सहना है हमसे, तो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं कैसे करता है. कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर कास्ट कम करे तो कट कहां पे लगाएगा? रॉ मटेरियल में, लेबर में, टेक्नोलॉजी में. तो कॉस्ट कम करने के लिए कार्ल मार्क्स कहता है, लेबर ढूंढता है किसको शिकार करूं, किससे पैसे कम कराऊं. उसे टारगेट मिलता है वर्कर, रॉ मटेरियल नहीं, उसे टारगेट मिलता है वर्कर. देखिए एक जमाने में, अदील आपके लिए सवाल, आप लोग जो बात करें रॉ मटेरियल वगैरह की बात करें, एक जमाने में चीप रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने फिर क्या किया? कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी. इंडिया आ गए, सोने की चिड़िया बना ली, अमेरिका चले गए, अफ्रीका चले गए, कब्जा करने शुरू कर दिया, वहां से रॉ मटेरियल लेना शुरू हुए. बट कार्ल मार्क्स किसी और तरह, कार्ल मार्क्स कहता है वो टारगेट करते हैं वर्कर्स को. कैसे? ये गौर से सुनिएगा, बड़ी प्रैक्टिकल चीज है. देखें वर्कर जो है, फॉर एग्जांपल 8 घंटे काम करता है, तो उसकी लेबर की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है. ट्रू. ये मेरा सवाल को गौर सुनिएगा प्लीज. लेबर की 8 घंटे काम करता है तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है. ऐसा होता है? लेबर हैज अ मॉनेटरी वैल्यू. बंदा 8 घंटे काम करे, उसे दिन का 300-500 रुपया मिलता होगा, उसे कोई खास अमाउंट मिलती होगी, और वो उतनी अमाउंट होती है जितनी उसकी यहां पे कास्ट में आता है. सो ही प्रोड्यूसेस 20 यहां से गुड्स की कास्ट में, वो लेबर जो है वो उसमें से अपनी कास्ट निकाल लेता है, और मतलब उसमें से पैसे मिलते हैं, वर्क मेहनत करने के जो पैसे मिलते हैं. फर्ज करें इस 20 रुपीज में लेबर की वैल्यू थी, लेबर ने जितनी मेहनत की वो की थी फॉर एग्जांपल 6 रुपए की. फर्ज कर रहा हूं हाइपोथेटिकली
₹20 की प्रोडक्ट है, उसमें ₹6 की जो उसकी वैल्यू है, इट इज बिकॉज ऑफ द लेबर। मेहनत की गई, एक बंदे ने मेहनत की और उसकी मेहनत से ₹6 उसकी वैल्यू है, उसकी 20 में से ₹6। अब ₹6 जो वर्कर ने कमाए हैं वो उसने कमा के घर ले गया सारे। अब अगला सवाल मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने एक चीज डिफेक्ट आइडेंटिफाई की जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ओनर को रियलाइज हुआ, बुर्जुआजी को रियलाइज हुआ, बड़ा शार्प आदमी है बुर्जुआजी, उसको रियलाइज हुआ कि ये जो वर्कर है इसकी लेबर की जो वैल्यू है, लेबर जो मेहनत करने की सलाहियत है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, ₹6 है इस केस में, वो वैल्यू पेरिशेबल है। पेरिशेबल क्या होती है? ये वैल्यू पेरिशेबल है, मतलब व्हाट डज इट मीन? इट कैन एक्सपायर, वो खत्म हो जाएगी, खराब हो सकती है। इट कैन एक्सपायर इट्स वैल्यू, गल ना सुनना, एक्सपायर हो जाएगी। देखिए मिसाल देता हूं छोटी सी, अब जरा सुनिएगा। और एक मजदूर है, वो दिहाड़ीदार मजदूर है, एक दिन में वो कमाता है ₹500। अगर उसे एक दिन दिहाड़ी ना मिले, अगले दिन उतना ही टाइम काम करके क्या उसे ₹1000 मिल जाएगा? विल ही रीगेन द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस टाइम? इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द लेबर वॉज लॉस्ट। If he did not work, the value was lost. Was it lost temporarily or it was lost permanently? एक दुकानदार एक दिन दुकान बंद कर दे, एक दुकानदार एक दिन दुकान बंद कर दे, क्या उसे पैसे आएंगे वापस? ये परमानेंट लॉस होती है जी, इट्स परमानेंटली लॉस्ट, इट्स नॉट टेम्परेरीली। बिकॉज वो टेम्परेरी से मतलब, देखिए ना, एक मजदूर है, 1 तारीख को उसने 500 कमाना है, 2 तारीख को 500 कमाना है, 3 तारीख को 500 कमाना है। तो अगर ये लॉस कर जाए, कब कमाएगा वो? हाउ वुड ही गेन इट अगेन? बिकॉज वैल्यू तो वही है, ही लॉस्ट इट फॉरएवर। देखिए ना, सरकारी मुलाजिम क्या होते हैं, एक दिन छुट्टी पे जाएं तो क्या तनख्वाह कटती है उनकी? नहीं कटती साड़ो। लेकिन एक मजदूर एक दिन मजदूरी ना करे, अगले दिन के पैसे तो मिलेंगे, पिछले दिन के पैसे तो नहीं मिलेंगे उसे, ही वोंट गेट इट अगेन, ही लॉस्ट इट फॉरएवर। ओवर टाइम, एग्जैक्टली फजल, इसका मतलब है सेम लेबर के वो पैसे उसे वापस नहीं। ओवर टाइम का मतलब है एक्स्ट्रा लेबर की, वो तो उस एक्स्ट्रा लेबर के पैसे हैं, जो लेबर नहीं की उसकी वैल्यू तो नहीं मेरी नहीं आती। सो जो उसने लेबर नहीं की उसकी वैल्यू तो नहीं। व्हेन टाइम इज गॉन ही कांट अर्न बैक, एग्जैक्टली अरफा, इसलिए तो लफ्ज निकला टाइम इज मनी। दैट्स व्हाई वी हैव एन इडियम, टाइम इज मनी, बिकॉज इफ यू वेस्ट द टाइम यू वेस्ट द मनी। दैट्स अ सिंपल आइडिया। कार्ल मार्क्स ने कहा ओनर को ये उसका डिफेक्ट पता था, तो ओनर ने वर्कर को कहा, अब ये सुनिएगा, उसको कहा तुम मेहनत करोगे ₹6 की, लेकिन तुम्हें मैं दूंगा ₹4। तुम मेहनत करोगे ₹6 की, बट तुम्हें मैं पैसे दूंगा ₹4 के। सो द वैल्यू ऑफ योर लेबर इज ₹6, बट आई विल गिव यू ₹4। वर्कर सोच में पड़ जाता है। कार्ल मार्क्स वो लफ्ज ये नहीं होंगे, बट उसका वर्कर सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, ही थिंक्स दैट अगर मैंने ₹6 की खातिर ₹6 कमाने हैं, लेकिन मैं मेहनत उतनी ही करूंगा, मुझे ₹4 दे रहा है। अगर मैं कहूं आई रिफ्यूज टू वर्क, इफ आई रिफ्यूज टू वर्क, देन आई विल नॉट गेट एनी सिंगल पेनी। मैं एक पेनी भी नहीं लूंगा। उससे लेबर करवा रहा है ₹6 की और उसे दे रहा है ₹4, तो मुझे बाकी 4 भी नहीं मिलेंगे। आई विल अर्न 0। एंड कैन लेबरर सर्वाइव इफ ही डज नॉट अर्न द मनी? ही कांट सर्वाइव। उसको तो सर्वाइवल के लिए लाजमी चाहिए, कुछ तो चाहिए। सो वो कहता है, फिर साथ उसे मजहब सिखाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो उसे कहता है, मजदूर कहता है, ठीक है मैं ₹4 पे काम करने के लिए तैयार हूं। ही इज विलिंग टू वर्क फॉर ₹2।
जो 2 रुपए की मेहनत की उसने, 2 रुपए की मेहनत की, जिसकी 2 रुपए उससे नहीं मिले, तो वो 2 रुपए फिर किसको मिले? हु अर्न द 2 रुपीज? ऑनर। ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए उसने, ये 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, दिस एक्स्ट्रा मनी दैट ही अर्न इन द प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द लेबरर, इट इज कॉल्ड surplus value. This surplus money, by taking advantage of a natural defect, कार्ल मार्क्स के लफ्ज़ है ये, उसने कहा मजदूर की मजदूरी में नेचुरल डिफेक्ट है कि वो एक्सपायर हो जाती है एक वैल्यू के बाद। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं हैरान होता हूं कभी कभी सोच के। आप गाड़ी लेकर रखें, 2 साल बाद वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, बाज़ का जमीन लेकर रखें, वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। मजदूर अपनी मजदूरी छिपा के रखे, 2 साल बाद वैल्यू बढ़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज सो स्ट्रेंज, दिस इज सो स्ट्रेंज। तो ये नेचुरल डिफेक्ट है जो मजदूर का होता है, जिसका फायदा उठाता है ओनर। अब आखिरी जुमला यहां पे, आप में से कुछ लोग शायद घर में काम करते होते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी होती है, कभी जब सुनिएगा। लड़के अक्सर शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, शायद कुछ लड़कियों को आइडिया हो। अक्सर जब आपको मजदूर चाहिए होता है, ये बड़ी क्रूल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, बड़ा क्रूल फैक्ट है बट इट्स अ फैक्ट। मैं अभी वैसे इसी को समझा रहा हूँ, जरा सुनिएगा जरा प्लीज, इसी पॉइंट को समझा रहा हूँ। अक्सर जब आप मजदूर लेने जाएं दिहाड़ी पे, घर बना रहे हो या वैसे आपको घर के लिए चाहिए, जो चालाक मक्कार लोग होते हैं वो लेट जाते हैं मजदूर लेने। फॉर एग्जाम्पल, मजदूर सुबह कोशिश करता है कि मैं 8-9 बजे काम करूं, शाम को जल्दी घर चला जाऊं, अपनी फैमिली के लिए वो टाइम निकालता है, साड़ा या ओवर टाइम कर रहा होता है, जो भी कर रहा होता है। आप मजदूर लेने जाते हैं, आप सुबह नहीं जाते, आप जाएंगे दिन को 10-11 बजे। अच्छा, दिन को 10-11 बजे जाएंगे तो आपको बहुत कम मजदूर बचे खुचे मिलेंगे। वो मजदूर मिलेंगे जिनको किसी ने हायर नहीं किया। जिनको हायर करना था वो जल्दी सुबह हायर करके चले गए, काम पे चले गए, और जो हायर नहीं हुए बेचारे वो बच गए शाम तक। आप उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मैं जहां 500 मजदूरी है, मैं तुम्हें 300 दूंगा, काम करना तो कर लो। अब वो बेचारा मजदूर सोच में पड़ जाता है, मैं क्या करूं, काम मैंने 8 घंटे पूरा करना है, मेहनत मैंने उतनी करनी है जितनी सुबह वाले ने की है, लेकिन सुबह वाले को 500 मिला है, मुझे ये बंदा 300 दे रहा है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है, मैं क्या करूं, शुड आई डू दैट? तो वो क्या करेगा बेचारा, वो 300 की खातिर, वो 500 की खातिर 300 तो नहीं जाया करेगा। वो कहेगा अच्छा यार मैं इस पे काम करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे मजदूरी चाहिए। ही एग्रीज टू वर्क। इसी तरीके से फैक्ट्रीज में भी होता है, ये आपके साथ भी होता है। आप प्राइवेट कंपनी में जब जाते हैं, आपको कहा जाते हैं सैलरी इज नेगोशिएटेबल। ये नेगोशिएटेबल क्या होता है? आप नेगोशिएबल नहीं होती। व्हाट डज इट मीन बाय नेगोशिएटेबल? भाई अब अगर आप एक खास वैल्यू का काम, तो नेगोशिएटेबल नहीं होता ना, वैल्यू क्यों नेगोशिएटेबल होती है? क्या कभी आपने सुना है काम नेगोशिएटेबल होता हो? कभी भी नहीं होता। इट्स ऑलवेज द सैलरी दैट इज नेगोशिएटेबल। दैट्स द एक्सप्लॉयटेशन। एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन द, आपको कहते हैं आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, कम पैसे में मिलेंगे, आप कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, करने के लिए तैयार है, एक्सपीरियंस ही होगा ना, हम तो एक्सपीरियंस के चक्रों में अगलों को प्रॉफिट कर देते हैं थोड़ा। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाता है, दैट गोज इनटू द हैंड ऑफ, इसको काउंटर करने के लिए स्टेट मिनिमम वेज रख देती है। अच्छा अवैस मिनिमम वेज पे आ जाते हैं आप। वैसे आपसे सवाल है 2 चीजों पे। मिनिमम वेज जो है जी, मिनिमम वेज जो आपके वैस बात कर रहे हैं, फर्ज करें 15,000 रुपए है मिनिमम वेज, तो आपको क्या लगता है 2 चीजें, क्या उनसे जो लेबर की वैल्यू है वो 15,000 की होती है? इज इट द सेम? इट्स नेवर द सेम वन। अगला सवाल, और आपको पता है पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे मिनिमम वैल्यू लिखवाई जाती है सैलरी में, दी नहीं जाती। आपको लिखवाई जाती है बट मिनिमम वेज दी नहीं जाती। साइन करवा जाते हैं, आपकी सैलरी 17,000 है, लेकिन आपको दी जाती है 15,000।
दिस इज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान. सो ये सरप्लस वैल्यू है. कार्ल मार्क्स कहता है ये सरप्लस वैल्यू है जो वर्कर्स के साथ, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों, चाहे वो नहीं उमर, वो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और चीज है, मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट और चीज होती है, वो और चीज बिल्कुल डिफरेंट चीज है. दैट्स ट्रू. नाउ सरप्लस वैल्यू पे आते हैं जी वापस. जो सरप्लस वैल्यू है वो जाती है ऑनर में, और कार्ल मार्क्स कहता है वर्कर्स फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, सेंचुरीज से वो जो वर्कर्स हैं वो एक्सप्लॉइट होते आए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो अब इंडस्ट्रीज में हो, दे ऑल आर एक्सप्लॉइटेड. सब अच्छा, इसी का नुकसान क्या होता है? इसी से द ओनर गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर. बिकॉज जितनी भी, इसीलिए तो दुनिया में एक इंडिकेटर है, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा. आपने अक्सर सुने एक दुनिया में इंडिकेटर आता है जी, इनकम गैप बढ़ गया एक मुल्क के अंदर, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग, अक्सर आपने सुना है वो ये लफ्ज, द इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये अक्सर जुमला होता है. तो ये एक इंडिकेटर है. इफ इन अ कंट्री, गौर से सुनिएगा प्लीज, इफ इन अ कंट्री द इनकम गैप इंक्रीजेस, द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर, इट मीन्स कि उस मुल्क में सरप्लस वैल्यू हो रही है. दिस इज द इंडिकेटर. द रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअर, बिकॉज पुअर की कीमत 6 से 4 हो गई और अमीर की 10 से 12 हो गई, गैप बढ़ गया. पहले 10 और 6 का डिफरेंस 4 का था, अब 12 और 4 का डिफरेंस 8 का आ गया. द इन गैप इन रिच एंड पुअर रिफ्लेक्ट्स द सरप्लस वैल्यू इन दैट स्टेट, एक्सप्लॉयटेशन इन दैट स्टेट. और ये दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क में हो रहा है. एनीवे, लेट्स नाउ मूव जी, अब जरा अगले स्टेप पे चलते हैं. द नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रगल. दो क्लासेस मैंने बताई थी, ओनर्स एंड वर्कर्स. कार्ल मार्क्स कहता है, ये मेरे वर्ड नहीं है, कार्ल मार्क्स कहता है दैट व्हेन दिस एक्सप्लॉयटेशन goes on for decades and decades and centuries, तो एक वक्त आता है, a time comes that the workers get together, they resent that exploitation, वो उस exploitation से तंग आते हैं, and ultimately they raise an issue, they resist and they protest and they bring revolution against the owners. उठ खड़े होते हैं उसके खिलाफ. They bring a coup, or they bring a kind of revolution against them. तो मेरा आपसे सवाल ये था कि जब उनके दरमियान में, ओनर्स और वर्कर के दरमियान में इस सरप्लस वैल्यू की वजह से टेंशन डेवलप होती है, this tension or conflict is developed between the two classes because of the exploitation, because of the gap between the rich and the poor. This creates what we call the class struggle. But it only happens after generations of centuries गुजरती हैं, सदियां गुजरती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता slowly and gradually the laborers realize how they are being exploited, और फिर वो उठ खड़े होते हैं and they resist. लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि मैंने आपको एक जुमला कहा था, अगर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाए, ओनर वर्कर में कॉन्फ्लिक्ट टेंशन डेवलप हो, तो फिर क्या होता है? व्हाट हैपेंस? स्ट्रक्चर चेंजेस. रिदा, एग्जैक्टली. स्ट्रक्चर में चेंज कौन लाता है? हु ब्रिंग्स द चेंज? ओनर लेकर आता है. एंड दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स से जी, उसने कहा ये कैपिटलिस्ट लेकर आते हैं, टेंशन होती है, क्लास स्ट्रगल होती है, और उस क्लास स्ट्रगल के नतीजे में ओनर्स वर्कर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं, और वर्कर्स फिर उनको पैसिफाई करने के लिए, अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए ही एडजस्ट्स द सुपरस्ट्रक्चर, उसको रिफॉर्म कर लेता है, चेंज कर लेता है, ताकि उसकी ओनरशिप भी कायम रहे और उसकी प्रॉफिट मेकिंग भी कायम रहे. दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ओवर हियर. दैट्स ट्रू. सो एक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो लेबरर्स की रियलाइजेशन है, उनकी जो कॉन्शियस है, दैट हैज टू बी रेज्ड फॉर देयर राइट्स एंड ऑल दैट. एक वक्त आता है कि वो रेज होती है, कोई करता है, ये रेज होती है, बट समहाउ दे अल्टीमेटली रेजिस्ट टू दैट. ट्रू. अब ये कहलाती है क्लास स्ट्रगल. सो क्लास स्ट्रगल इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स
that happens over the period of time, that resentment develops over the period of time, resulting into a clash between the owners and workers because of the exploitation in surplus value. This is called the class struggle, and the class struggle results in change in superstructure. ये basically उसका जो point है. That's true, Arslan, absolutely. It brings not a significant revolution, but it revolution का लफ्ज़ शायद मुझे यूज नहीं करना चाहिए, और आप ठीक कह रही हैं. कल मार्क्स ने लफ्ज़ revolution यूज नहीं किया. उसने कहा they rise up against the owners, a class struggle ensues, and that class struggle forces the owners to change the superstructure, reform the superstructure. जी, class struggle means struggle between upper class, यानी owner class and worker class. Conflict between owner class and worker class. Rebellion kya hai. Now, let me go to the fourth point, and again, a very, very important point. ये जो चौथा point है ना, fourth point, dialectic history. ये point शायद सबसे important है. सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी. डायलेक्टिक हिस्ट्री मॉडर्न दौर को समझने के लिए कम्युनिज्म की बहुत अच्छी है. इनफैक्ट अगर आप कोल्ड वॉर के काज देखें तो आप इसकी बात करेंगे. अगर आप फुकुयामा की थ्योरी एंड ऑफ हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे. अगर आप बात करेंगे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तो आप इसका जिक्र करेंगे. अगर आप जिक्र करेंगे और किसका, हाँ, हेगल की थ्योरी का करेंगे तो इसका जिक्र करेंगे. दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट कवर्स. हेगल पे सवाल आए, मैं हेगल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अब हिंट ऑफ हेगल विल बी गिवन हियर. यहाँ पे हेगल का आइडिया आएगा. और मैंने कहा फुकुयामा की थ्योरी एंड ऑफ हिस्ट्री की का इस तरीके से आपकी जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, ये सारी थ्योरीज समहाउ दे रिलेट विद दिस पॉइंट. तो इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. डायलेक्टिक्स कैसे कहते हैं? डायलेक्टिक का आइडिया कार्ल मार्क्स ने लिया था हेगल से. कार्ल मार्क्स हैव टेकन द आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स फ्रॉम हेगल. हेगल का नाम मैंने लिया, मैंने पहले भी कहा था हेगल इन्फ्लुएंस्ड हिम. हेगल का आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स क्या है, शॉर्टली समझा रहा हूं, ब्रीफली. आप डिटेल से पढ़िएगा बेशक, लेकिन शॉर्टली. हेगल था प्रीस्ट, पादरी था, मजहबी काइंड ऑफ था, बट उसको हम कहते हैं ही वाज काइंड ऑफ प्रीस्ट, बट मॉडर्न प्रीस्ट है काइंड ऑफ, जिसको लॉजिक भी साथ लेकर आता है, लॉजिक को क्रिश्चियनिटी से लिंक कर रहा है. एक और क्रिश्चियन थिंकर थे जिसका नाम था सेंट थॉमस एक्विनास. उसको कहा जाता था क्रिश्चियनाइज्ड अरिस्टोटल. वो अरिस्टोटल को क्रिश्चियन कर दें तो एक्विनास बनता है. तो हेगल को कहा जाता है ही इज द मॉडर्न एक्विनास. तो एक्विनास ही है बट मॉडर्न दौर में उसका पॉइंट. एनीवे, हेगल ने क्या कहा? हेगल ने कहा डायलेक्टिक की थ्योरी क्या है. हेगल की सारी थ्योरी नहीं, डायलेक्टिक की बात कर रहा हूं. हेगल ने कहा कि खुदा ने, गॉड हैज क्रिएटेड आइडियाज. खुदा ने एक आइडिया बनाया था. व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज द एब्स्ट्रैक्ट नोशन अबाउट व्हाट इज गुड और व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी, जिसको नॉर्म कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं. आइडिया इज वन नॉर्म, वन वैल्यू, वन स्कूल ऑफ थॉट जो एक वक्त में डोमिनेट होता है एक माशरे के अंदर, जिसको आप ट्रुथ कह सकते हैं. सॉर्ट ऑफ हर वक्त की एक सच्चाई होती है ना, हमारा जो कल्चर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं वो हमारी एक सच्चाई होती है. तो उसको वो कहता है आइडिया. कार्ल मार्क्स कहता है ये जो, चूंकि ये नॉर्म्स और वैल्यूज इंसानों ने बनाई होती हैं, दीज वैल्यूज, दीज नॉर्म, दिस ट्रुथ इज नॉट परफेक्ट. परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मजहब के नजदीक परफेक्शन किसके पास होती है? हु इज परफेक्ट? गॉड, अल्लाह के पास है. इंसानों के पास तो कुछ नहीं होता, सो डिवाइन है. तो उसने कहा इंसानों का आइडिया है इम्परफेक्ट होता है, और उसी के अंदर कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शंस होती हैं, मतलब अपने ही खिलाफ चीजें होती हैं. उसने कहा थोड़ा अरसा गुजरता है, आफ्टर सम टाइम दिस आइडिया जनरेट्स एंड क्रिएट्स एन एंटी आइडिया. इसी आइडिया के अंदर से एक एंटी आइडिया डेवलप होता है. एक दूसरा ट्रुथ होता है जो कहता है ये गलत है, पहले वाला गलत है. इसी आइडिया में से, इसी क्योंकि इम्परफेक्ट है,
इसमें गुंजाइश मौजूद होती है, खामी की गुंजाइश होती है, उसी खामी को लेकर एक दूसरा आइडिया डेवलप होता है जिसको कहते हैं एंटी आइडिया। एक ट्रुथ कहता है मैं ट्रुथ हूं, दूसरा कहता है मैं ट्रुथ हूं, दोनों के दरमियान में होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब उसने लफ्ज यूज किया, उसके लफ्ज हैं हेगल के, उसने कहा दोनों आइडिया और एंटी आइडिया दोनों के दरमियान में क्लैश होता है और क्लैश के नतीजे में एक सिंथेसिस बनता है। आपने केमिस्ट्री में सिंथेसिस पढ़ा था? क्या होता है सिंथेसिस? व्हाट इज सिंथेसिस? दरअसल इस पॉइंट को इसी पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। दोनों के इंटरेक्शन से एक मिक्स ऑफ टू करके एक नई चीज बनती है, समथिंग न्यू, अ प्रोडक्ट, यस, एक नई प्रोडक्ट बनती है। अब इस आइडिया एंटी आइडिया के क्लैश से एक नया सिंथेसिस बनता है। एक कहता है मैं ट्रुथ हूं, दूसरा कहता है मैं ट्रुथ हूं, दोनों में इंटरेक्शन होता है, क्लैश आता है और अल्टीमेटली एक नया आइडिया बनता है। ये जो सिंथेसिस है ये अगेन एक आइडिया है, लेकिन इस आइडिया जो सिंथेसिस है बेसिकली वो भी तो एक नई प्रोडक्ट है तो वो भी एक आइडिया। आइडिया क्या है? अरवा बड़ा आसान सा लफ्ज़ है, प्लीज इसको गौर से सुनिएगा। हम माशरे की एक वक्त की सच्चाई बोलते हैं। हर दौर में एक नाम या वैल्यूज होती हैं जिसको माशरा फॉलो करता है। हम अपने रहने सहने के लिए कुछ कोड बनाते हैं और उसको कहता है वो आइडिया। और हमें लगता है, मिसाल के तौर पर हमें लग दिया, हमारे माशरे में ऑलमोस्ट जनरली तय होता है कि ये मजहब होगा, ये कल्चर का रोल है, हम ऑलमोस्ट तय कर देते हैं एक सॉर्ट ऑफ। तो वो एक ट्रुथ जो होता है एक वक्त का, उसको हम आइडिया कहते हैं। उसने कहा आइडिया, कुछ लोग उससे एग्री नहीं करते, क्लैश होता है, इट्स अ हाइब्रिड आइडिया, यस अदील, और नया एक आइडिया डेवलप होता है। वक्त के साथ साथ ये भी चैलेंज हो जाता है, इट इज चैलेंज बाय इट्स एंटी आइडिया, फिर नया सेंसेस बनता है। नो, गॉड डिड नॉट फॉर्म इट, वो कह दिस आइडिया वाज क्रिएटेड बाय मैन, इंसानों ने बनाया वो। अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। अरवा आपका सवाल है, इट्स नॉट अ गॉड्स फॉर्म आइडिया, इट्स मैन मेड आइडिया, इंसानों ने बनाया वो खुदा के साथ एट्रीब्यूट करते हैं बट इंसानों ने बनाया। एंटी आइडिया भी इंसानों ने बनाया क्लैश करके। लेकिन कार्ल मार्क्स, सॉरी, हेगल कहता है, हेगल के लफ्ज हैं, हेगल्स वर्ड्स आर दैट एवरी न्यू आइडिया या एवरी सिंथेसिस इज इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द प्रीवियस आइडियाज। पहले आइडियाज की वो इंप्रूव्ड फॉर्म है, इट्स बेटर देन द ओल्ड वंस। फिर नया सिंथेसिस बना, ये अगेन जो नया आइडिया बना, इट इज बेटर देन द प्रीवियस वंस, रिफाइंड फॉर्म है, इंप्रूव फॉर्म है। उसने कहा तारीख में हिस्टोरिकली दिस क्लैश बिटवीन आइडिया एंटी आइडिया रिजल्टिंग इन टू अ सिंथेसिस, और सिंथेसिस इज अगेन एन आइडिया, फिर एंटी आइडिया, फिर सिंथेसिस, फिर आइडिया, फिर सिंथेसिस। उसने कहा हिस्ट्री हैज ऑलवेज मूव्ड दैट वे। तारीख हमेशा ऐसे मूव करती है, आइडियाज आते हैं, चैलेंज होते हैं, नया आइडिया आता है, चैलेंज होता है, फिर नया आइडिया आता है, फिर चैलेंज होता है। हिस्ट्री मूव्स इन दैट वे। दिस इज अ कंटिन्यूअस इन्फिनिट प्रोसेस। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। वन, दिस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप between idea, anti-idea and synthesis is called dialectics. इसको कहते हैं dialectics. The clash between idea and anti-idea resulting in synthesis is called dialectics. ये लफ्ज़ है dialectic. तारीख में कितने dialectic होंगे according to Hegel? How many dialectics? Move on and move on and move on and continuous process है, चलता रहे। कार्ल मार्क्स, हेगल कहता है, अब हेगल के लफ्ज़ मेरे नहीं है प्लीज, हेगल ने कहा दिस इज एक्चुअली, आप इंप्रूव करते जा रहे हो लाइफ को, हिस्ट्री मूव ऐसे करती है, तारीख ऐसे ही है, लेकिन उसने कहा कि दिस डायलेक्टिकल मूवमेंट, डायलेक्टिक महक, आइडिया एंटी आइडिया का क्लैश और उसके नतीजे में बनने वाला सेंसेस, ये डायलेक्टिक है। उसने कहा ये जो डायलेक्टिक्स हैं, दिस हिस्ट्री मूव्स इन डायलेक्टिक्स, हिस्ट्री डायलेक्टिक में मूव करती है, रिकरिंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस इन्फिनिट है, लेकिन आइडिया इंप्रूव हुई जा रहा है। जब चीजें इंप्रूव होती जाए तो कभी तो परफेक्शन आएगी ना, देयर हैज टू बी परफेक्शन एट सम टाइम।
अब हेगल कहता है, हेगल के लफ्ज में नहीं, उसने कहा दिस डायलेक्टिक्स इज एम्ड एट, इसका मकसद यह, खुदा ने ये प्रोसेस क्यों रखा है सारा, क्योंकि हर चीज खुदा ने बनाई है, खुदा ने ये चीज क्यों रखी है डायलेक्टिक्स। उसने कहा खुदा चाहता है कि जो आइडिया कैपिटल आई वाला है, जो परफेक्ट आइडिया है, जो खुदा के नजदीक आइडिया है, वो अचीव किया जाए। सो इट्स दिस डायलेक्टिकल प्रोसेस is a march towards, this is a continuous process of reaching to the idea, and that the idea is the God's idea. ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक जब खुदा चाहेगा तो वो परफेक्शन आ जाएगी, आसान लफ्ज़ में। तो मेरे ख्याल में जब खुदा की परफेक्शन आएगी तो क़यामत आ जाएगी, सॉर्ट ऑफ, आप ऐसे कह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट वो इसको लेके चलता है, इनफिनिट प्रोसेस है। इसमें टेक अवे ये है, 2-3 पॉइंट टेक अवेज के हैं, बाकी आप हेगल को पढ़िएगा, 2-3 टेक अवेज हैं। वन, दिस आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। दूसरी चीज, डायलेक्टिक्स क्या होता है, यू नीड टू नो, डायलेक्टिक मूवमेंट है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इनफिनिट प्रोसेस। ये तीनों चीजें क्लियर हैं जी? ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर? आइडिया मीन्स एक वक्त में जो चीज सोशल रियलिटी होती है उसको हम कहते हैं द आइडिया। द आइडिया, ये जो कैपिटल आई वाला आइडिया है, दिस इज द गॉड्स आइडिया, परफेक्शन, परफेक्ट। अब उसमें कोई खामी नहीं हो सकती, देयर कैन बी नो चेंज इन दैट, इट्स अ परफेक्ट थिंग। उसका एंटी आइडिया नहीं हो सकता। पहला मैंने कहा कि आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड इज द डायलेक्टिक्स प्रोसेस है, हिस्ट्री मूव्स इन डायलेक्टिक्स। और डायलेक्टिक्स का मतलब है आइडिया एंटी आइडिया का क्लैश होता रहेगा और उससे एक सिंथेसिस बनता जाएगा। और तीसरी जो चीज है, द थर्ड टेक अवे इज दैट इट इज एन इनफिनिट प्रोसेस। थैंक यू अस्मा फॉर राइटिंग ऑल दैट। सो आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डायलेक्टिक प्रोसेस है, क्लैश ऑफ टू थिंग्स एंड रिजल्टिंग इन द थर्ड वन। और लास्ट चीज है, इट्स एन इनफिनिट प्रोसेस। दिस इज हेगल्स आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स, हेगल्स थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स। Now, let me use it for Karl Marx. Karl Marx क्या कह रहे हैं? Let me. No, the idea is also abstract, but it's God's idea. Dialectic history. हेगल ने कहा था कि डायलेक्टिक्स यानी एक वक्त में माशरे में एक फैक्ट होता है, लोग उसको चैलेंज करते हैं, और जब लोग चैलेंज करते हैं तो क्लैश होता है लोगों के दरमियान में, और फिर वो एक सिंथेसिस बनता है, एक नया फैक्ट, एक नया ट्रुथ डेवलप करते हैं, और फिर क्लैश होता है। हिस्ट्री, तारीख जो है वो दुनिया की भरी पड़ी है, जंगें होती रही इन क्लैश ऑफ आइडियाज की वजह से, इस तारीख में मुआहदे होते रहे, बट दिस इज हाउ हिस्ट्री मूव्ड। अब कार्ल मार्क्स ने उसी का आइडिया लिया, बट मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी अभी तक जो हमने पढ़ी है, इज इट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और मटेरियल थिंग्स? इट्स ऑलवेज मटेरियल। हम तो बात ही करके थक गए मटेरियल। कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स सेज दैट एट एवरी सोसाइटी, in every society there is a thesis. अब वो आइडिया की जगह लफ्ज यूज कर रहा है थीसिस। इन एवरी सोसाइटी देयर इज अ थीसिस। थीसिस क्या है? व्हाट इज थीसिस? मैं एक जुमला बोलूंगा, आगे आपको समझेगा। थीसिस इज अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक फाउंडेशन। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। अब मैं कार्ल मार्क्स पे आ गया, अब मैं इसको एलाबोरेट करूंगा। मैंने डायग्राम बनानी है ना, इसलिए यहां पे कर रहा हूं। मार्क्स कह रहा है कि सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर एक थीसिस होता है। थीसिस क्या होता है? इट इज द पर्टिकुलर इकोनॉमिक फाउंडेशन। तो मेरा सवाल है, इकोनॉमिक फाउंडेशन होगी तो उसमें कितनी क्लासेस होंगी कार्ल मार्क्स के नजदीक? 2 होंगी। गुड, शुक्र है। 3 के तो से आ गई मुझसे। तीसरी क्लास कौन सी आ गई? वर्ल्टन की क्लास। अच्छा, 2 क्लासेस, बुर्जुआजी एंड वर्कर्स, ये 2 क्लासेस होंगी सॉर्ट ऑफ। अच्छा, ओनर्स वर्कर्स। अगला सवाल, वो जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है
उसमें एक खास मोड ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, बिकॉज कैपिटल प्रोड्यूस हो होगा, देयर विल बी अ पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ही है, कैपिटल प्रोड्यूस हो होगा ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, जो भी होगा सॉर्ट ऑफ। अगला सवाल, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी ओनर वर्कर की? ओनर वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, यस। तो वो सॉरी फाउंडेशन की जो चीजें पढ़ी है ना, वो सारी होगी उस क्लास में, उस फाउंडेशन में कुछ ना कुछ सुपर स्ट्रक्चर भी होगा। देयर मस्ट बी सम सुपर स्ट्रक्चर, कोई लॉ होगा, कोई स्टेट होगी, कोई कल्चर होगा, कोई रिलीजन होगा, काइंड ऑफ होगा, सारी चीजें। सारों का जवाब यस यस आ गया, गुड। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने कहा लेकिन उस फाउंडेशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है, एक स्ट्रगल भी चलती है। किसके दरमियान में होती है? ओनर और वर्कर की दो क्लासेस हैं, ओनर वर्कर की, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसका मतलब दोनों क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कार्ल मार्क्स कहता है एक वक्त आता है कि उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में जो डोमिनेंट ओनर हैं उसके खिलाफ वर्कर्स एक एंटी थीसिस डेवलप करते हैं। वर्कर्स डेवलप एन एंटी थीसिस, उसके खिलाफ एक महाज खड़ा करते हैं। अभी शुरू अभी ना करिएगा प्लीज। थीसिस में और एंटीथीसिस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस, थीसिस है बोर्जुआजी लेड इकोनॉमिक फाउंडेशन और एंटीथीसिस है प्रोलेटेरिएट्स, वर्कर्स। कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कार्ल मार्क्स कहता है एक सिंथेसिस बनता है। अ सिंथेसिस इज डेवलप्ड। अब मैंने आपको कहा था कि कार्ल मार्क्स ने कहा जब कॉन्फ्लिक्ट होगा दो क्लासेस का तो सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगी। कहा था मैंने ये बात? यस एग्जैक्टली रहता, सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगी। कार्ल मार्क्स ने यहां पे कहा, अब कार्ल मार्क्स ही कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स इज सेइंग दैट जब थीसिस और एंटीथीसिस डेवलप होगा, वर्कर्स ओनर्स के खिलाफ उठ खड़े होंगे। द ओनर्स इन ऑर्डर टू पैसिफाई देम, उनको पैसिफाई करने के लिए दे विल क्रिएट अ न्यू फाउंडेशन। अ न्यू थीसिस मींस अ न्यू फाउंडेशन इज क्रिएटेड बाय द ओनर्स इन विच देयर आर टू चेंजेस। दो चेंजेस होंगी। एक, मोड ऑफ प्रोडक्शन विल गेट चेंज। ये सुनिएगा, कार्ल मार्क्स कह रहा है जब थीसिस एंड एंटीथीसिस का क्लैश होगा, जो नया सिंथेसिस बनेगा, सिंथेसिस भी नई फाउंडेशन है, ओनर नहीं बनाई है, बट उस फाउंडेशन में दो काम करेगा। वो चेंज करेगा मोड ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरी चीज सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। द न्यू थीसिस विल हैव अ चेंज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर अ चेंज्ड सुपर स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? जब यहां पे चेंज होगा, अब उस फाउंडेशन में वर्कर को लगेगा कि मैंने बड़ी तीर मार लिया, मैंने बड़ा चेंज कर लिया। जी जी, उसी तरीके से थीसिस एंटीथीसिस क्लैश। अच्छा, उसको लगेगा मैंने चेंज कर दिया, वो नई मोड ऑफ प्रोडक्शन में कहेगा अब शायद मेरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। मिसाल मैंने यहां पे परफेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं तो हेगल का सिर्फ आपको 3 टेकअवेज बताए। अभी इस पे आते हैं, इस पे मैंने परफेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया। उसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा नई इकोनॉमिक फाउंडेशन बनती है। नई इकोनॉमिक फाउंडेशन जब बनती है तो उसमें वर्कर को लगता है कि मेरी चेंज आ गई लाइफ में, बट चेंज आती नहीं है। ही बिकम्स द स्लेव, जैसे मुस्लिम ने लिखा, बट अ न्यू काइंड ऑफ स्लेव। नए थीसिस में नया मोड ऑफ प्रोडक्शन, नया सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है एक्सप्लॉयटेशन होती रहती है, जब सदियां गुजरती हैं, आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ऑफ टाइम्स, उसका भी फिर एंटीथीसिस डेवलप होता है। अगेन इट्स एंटीथीसिस डेवलप्ड, वर्कर्स अगेन रिवॉल्ट, सदियां गुजरती हैं, फिर उनको रियलाइज होता है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, नई एंटीथीसिस, फिर क्लैश। उसने कहा फिर एक नया थीसिस आता है। एग्जैक्टली दी जी जी, न्यू फाउंडेशन वही है, पुरानी वाली फाउंडेशन है, सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, फाउंडेशन वही है। रॉ मटेरियल नया है, लेबर का मोड नया है, टेक्नोलॉजी नई है, बट ओनर वही है, वर्कर वही है।
सॉर्ट ऑफ। अब फिर आ गया थर्ड, ये थर्ड पॉइंट आ गया, ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस इज द न्यू फाउंडेशन। इकरा एग्जैक्टली ये थीसिस क्या है? एक नई इकोनॉमिक फाउंडेशन है, और नई इकोनॉमिक फाउंडेशन में नया मोड ऑफ प्रोडक्शन है, सुपर स्ट्रक्चर चेंज है, थिंग्स चेंज, बट ऑन जो चीज चेंज नहीं होती वो है ऑनर वर्कर। सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, रॉ मटेरियल चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मोड चेंज हो जाता है, बट चेंज नहीं होता तो ऑनर और वर्कर। वो आपने एक सुना हुआ है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। It's an old wine in the new bottles. New mode of production, new kind of thing, but the old kind of class difference remains the same, exploitation remains the same. It's everything gets changed. You can write both. You will write both, Arwa. You will write a thesis, synthesis, which is a new thesis. The clash results in a new synthesis, and this synthesis it's a kind of new thesis, new foundation. Yes, method of surplus value remains the same. Obviously, चीजें चेंज हो जाती हैं. Okay. Again, फिर एंटीथीसिस डेवलप होता है, फिर क्लैश होता है, अगेन अ न्यू थीसिस डेवलप्ड. आखिरी जुमला अब ये सुनिएगा. एग्जैक्टली मिशाल, एब्सोल्युटली, इट्स जस्ट टू क्रिएट इल्यूजन. वर्कर को लगता है मेरे लिए अब लिबरेशन आ गई, मैंने रेवोल्यूशन किया, एंटीथीसिस डेवलप किया, और मेरी मेहनत से अब मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा. लेकिन 8-10 नस्लें गुजरती हैं, फिर याद आता है मेरे साथ तो धोखा हुआ था, फिर वो उसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन चलती रहती है. एब्सोल्युटली ट्रू. नाउ कार्ल मार्क्स ने कहा, अब यहां पे आखिरी पॉइंट है. कार्ल मार्क्स ने कहा, ये यहां पे आपने सुनना है, आपने लिखना नहीं है, अब ये लास्ट सुनना है जरा. कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैं जिस वक्त में रह रहा हूं, when he was living this time, I am living, उसने अपने लास्ट में कहा, I am living at a time when we are in the 4th phase. पहला डायलेक्टिक, दूसरा, तीसरा. Now we are, उसने कहा, we are living at a time when we are in a foundation जो कि चौथी फाउंडेशन है. And this 4th foundation, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, this 4th foundation is the last foundation. This 4th dialectic will be the last dialectic. अब यहां से मैं कोई मार्कर डिफरेंट यूज करूं, ग्रीन मार्कर है तो ग्रीन यूज कर रहा हूं. उसने कहा अब हम इस दौर में रह रहे हैं, इस ग्रीन वाले दौर में, और यहां पे उसने कहा इस इकोनॉमिक फाउंडेशन में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? व्हाट वाज द मोड ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग कार्ल मार्क्स टाइम? कैपिटल कहां प्रोड्यूस? इंडस्ट्री. एग्जैक्टली अनम, एब्सोल्युटली, इट वाज इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन. और उसने कहा इस जमाने में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, उसने कहा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज ऑन द पीक. और उसने क्या ऑब्जर्व किया था, जर्मनी में क्या हो रहा है, मैंने कॉन्टेक्स्ट में समझाया था. व्हाट वाज हैपनिंग टू द पीपल, वर्कर्स? दे वर लिविंग अ पैथेटिक लाइफ. एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू द एक्सट्रीम. नाउ उसने कहा ये सरप्लस वैल्यू की एग्जांपल है. Miserable conditions थी. Rich were getting richer, poor were getting poorer, and this class gap was being created because of the exploitation. उसने कहा, अब कार्ल मार्क्स कह रहा है, my writings, कार्ल मार्क्स ने कहा मेरे writings, my work will create awareness among the workers. मेरे पैरोकार, मेरे आइडियाज दुनिया भर में बताएंगे, मजदूरों को जगाएंगे कि तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वरना तो सदियां रहेंगी और वो सोते रहेंगे. आई विल क्रिएट देम, आई विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम. और मैं एंटीथीसिस डेवलप करूंगा. और वो एंटीथीसिस कौन होंगे? प्रोलेटेरिएट्स होंगे, प्रोलेटेरिएट्स होंगे. एंड दोज वर्कर्स, अब ये ग्रीन का मतलब है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ऐसा होगा. वर्कर्स उठ खड़े होंगे, फिर क्लैश होगा, और जो नया क्लैश होगा, जो नया सिंथेसिस बनेगा, उसने कहा दिस
proletariats, these workers will revolt because they were being exploited, और उस exploitation के खिलाफ उठ खड़े होंगे और एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, जिस रेवोल्यूशन को वो कहता है प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। PR में लिख दिया, पेपर में आप पूरा लिखिएगा, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। एंड इन दिस रेवोल्यूशन द वर्कर्स, अब देखें यहां पे आखिरी जुमला इससे आपको समझ आ जाएगी, आसान सा है, टाइम भी पूरा हो गया, बट पहले जब भी एंटीथेसिस आता था तो ओनर्स बेवकूफ बनाते थे, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते थे और वर्कर्स खुश हो जाते थे। इट वाज लाइक परपेचुअल स्लेवरी फॉर देम, एक ब्लफ था उनके लिए। कार्ल मार्क्स ने कहा अब नहीं चलेगा, माई राइटिंग्स, माई आइडियाज वुड अवेयर द मासेस, वर्कर्स को बताएंगे कि आपने नई मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाना। यू वोंट गो इनटू द मोड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज देन यू विल गेट इनटू अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, न्यू काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो फिर क्या करें? अब कार्ल मार्क्स यहां पे आइडिया ले रहा है रूसो वाला। कार्ल मार्क्स ने कहा I would kind of make them aware, I will tell them proletariats that your freedom depends upon the end of the concept of property. In this revolution, the concept of private property, private capital must be disbanded. Nobody should be allowed to own property. जैसे लॉक के से पहले होता था स्टेट ऑफ नेचर में, जैसे रूसो की स्टेट ऑफ नेचर में होता था, नो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज सर्पेंट, प्रॉपर्टी की वजह से बन गया ओनर, एक बन गया वर्कर। कार्ल मार्क्स ने कहा इस रेवोल्यूशन के जरिए में एक क्लासलेस सोसाइटी, अब मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। क्लासलेस का मतलब है प्रॉपर्टी होगी नहीं। अगर प्रॉपर्टी होगी नहीं तो क्या कोई ओनर और वर्कर होगा? विल देयर बी ओनर एंड वर्कर? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज प्रॉपर्टी नहीं है तो ओनर और वर्कर कैसा हुआ? इफ देयर इज नो ओनर एंड वर्कर, तो मेरा सवाल यह आपसे है, कौन किसको एक्सप्लॉइट करेगा? विल देयर बी एक्सप्लॉइटेशन? नहीं होगी। अगर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, विल देयर बी एंटीथेसिस? नहीं होगा। तो क्या नया डायलेक्टिक्स बनेगा? विल देयर बी न्यू डायलेक्टिक्स? नहीं होना। हिस्ट्री फिर कैसे मूव करेगी? उसने कहा हिस्ट्री जो पहले इस तरह मूव कर रही थी डायलेक्टिक्स में, नाउ इट विल मूव हॉरिजॉन्टली। हिस्ट्री हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, डायलेक्टिक हिस्ट्री विल एंड, नो मोर क्लैश, इट्स ऑल हॉरिजॉन्टल हिस्ट्री। आखिरी जुमला, अगर ओनर वर्कर नहीं होगा, जरा गौर सुनिएगा प्लीज। यस, इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, और इकोनॉमिक इक्वालिटी किसी के पास कुछ नहीं है, यही इक्वालिटी है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरी जुमला है, अगर ओनर वर्कर की डिस्टिंक्शन नहीं होगी, एवरीबॉडी इज द ओनर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, व्हाट विल हैपन टू सुपरस्ट्रक्चर? सुपरस्ट्रक्चर के साथ क्या होगा? इट विल कोलैप्स, एब्सोल्युटली। कार्ल मार्क्स के वर्ड्स हैं, लेट मी चूज हिज वर्ड्स। उसने कहा द सुपरस्ट्रक्चर शैल विदर अवे, फूंक मारेंगे उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्टेट किस लिए बनी थी? ओनर को सपोर्ट करने के लिए। मजहब बना था ओनर के लिए, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फॉर द ओनर्स। तो अब अगर ओनर ही नहीं रहा तो स्टेट विल कोलैप्स, द एंटायर सुपरस्ट्रक्चर विल डिसअपीयर, खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो मेरा सवाल है, क्लासलेस सोसाइटी होगी, विल देयर बी स्टेट्स? क्या स्टेट्स होंगी? नो, अ स्टेटलेस सोसाइटी शैल बी क्रिएटेड। Will there be religion? No religion at all. This is what we call the Marxist theory, and this is called, वो फिर आपने सुना है ना, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब पता नहीं ताज गिराए जाएंगे,
फैज़ अहमद फैज़ साहब एंड ऑल दैट, दिस विल द टाइम जब राज करेगी खल्क़ खुदा, मजदूर और ओनर्स सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल द एंटायर मार्क्सिस्ट थ्योरी जी। दिस एंटायर ऑफ इट इज प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। एक बच्चे ने पेपर में लिखा था पाकिस्तान रेलवे, आप ना लिखिएगा पाकिस्तान रेलवे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड जी। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इसकी थ्योरी का मॉडर्न दौर से क्या रेलेवेंस है, खासकर मैं फुकुयामा से लिंक करूंगा उसकी एनएफ हिस्ट्री से। बट आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय, आई एम सॉरी आज का क्वेश्चन आपका नहीं ले सका, बट आई गेस मेरी डिबेट इट वाज सिंपल इसलिए। यस, इट्स आल्सो कॉल्ड कम्युनिज्म। स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन स्टेट आल्सो। स्टेट के अंदर स्टेटलेस सोसाइटी कैसे आएगी अवैस? यस जी जरा जरा इसमें, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जरा इसमें क्वेश्चन तो मार्क्सिज्म भी आ सकता है, या जो ऊपर क्वेश्चन पहले किसी ने पोस्ट कर दिया था मेरे ख्याल में, अगर आप दोबारा वो पोस्ट कर दें, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। बट ऑब्वियसली इस थ्योरी को मार्क्स ने कहा था दिस इज साइंटिफिक सोशलिज्म। हिज थ्योरी इज एंड ऑफ स्टेट टू। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा 5-10 मिनट की बात करूंगा, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स मुस्लिम थिंकर्स। अच्छा, मुस्लिम थिंकर्स को हम जरा जल्दी से निकलेंगे, बिकॉज मुस्लिम थिंकर्स बड़े आसान से हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।